अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। नोवेल नेम है जाने तमन्ना बाय अलीशा खान। एपिसोड 43। गुलाली जो अपने छोटे से बेटे को मुस्कुराते हुए तैयार कर रही थी, बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रुख मोड़कर आहनशाह की तरफ देखा था, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस अपने बाल टॉवल से सुखाते आईने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। टॉवल सोफे पर उछालते हुए वो तेज़ी से अब बाल हेयर ड्रायर से खुश कर रहा था, क्योंकि नीचे सब मेहमान आ चुके थे और वह इन्हें रिसीव करने में लेट हो चुका था। गुल, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम यार? नीचे सब मेहमान आ चुके हैं। आईने में उसका अक्स देखते आहनशाह ने हेयर ड्रायर टेबल पर रखते अपनी तरफ पहले से मतवजा गुल को होश दिलाई थी, जो आज हाथ आहिस्ता चला रही थी। अभी तक इसने यसरा को भी तैयार नहीं किया था, वो बस हो रही थी तैयार। वो इसे जवाब देने के बाद यावर की ब्लू विस्कोट के बटन बंद कर दी। इसकी नीली समंदरी आंखें प्यार से चुमने लगी। जल्दी उठ के तैयार हो, इसे बाद में प्यार कर लेना, अभी यसरा को भी तैयार करना है। उसे रिलैक्स अंदाज में यावर को प्यार करते देखकर वो अपने बाल हेयर ब्रश से सेट करता अफरा तफरी के आलम में बोलते अपनी घनी भूरी बियर्ड और मूछे हाथ से सेट करती खुद पर एक आखिरी निगाह डाल रहा था। सेट करती? ओहो। घनी भूरी बियर्ड और मूछे हाथ से सेट करता खुद पर एक आखिरी निगाह डाल रहा था। गुलाली ने एक दफ़ा फिर से रुक मोड़ कर उसकी तरफ देखा था और वो अपनी ब्लू विस्कोट पहनना भूल भी गया था। गुलाली बेड से उठती सोफे की तरफ बढ़ते हुए इसकी विस्कोट उठा के आईने की तरफ चल दी। विस्कोट नहीं पहनेंगे? वह इसके करीब खड़ी हुई नॉर्मल अंदाज में इफ्तिसार करने लगी। इसकी आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। अरे, ये तो मैं भूल ही गया। आहनशाह नरमी से मुस्कुरा कर उसे जवाब देते इसके हाथ से विस्कोट पकड़ कर पहनता इसके बटन बंद करने लगा। गुलाली को लग रहा था वो बाजू हुआ करेगा और वो खुद इसे विस्कोट पहनाएगी और फिर वो इससे बटन बंद करने की फरमाइश करेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। गुलाली मुसलसल उसकी तरफ देखते हुए उल्टी सीधी बातें सोचने लगी। आहनशाह को नक्सक सा तैयार देखकर गुलाली को अब इससे विस्कोट याद दिलाने वाली हरकत गलत लग रही थी, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा प्यारा और डिसेंट सा लग रहा था। इसके तिलस्माती नकुश और चेहरे पर सजे रौबदार तासिरात उसकी शख्सियत में हमेशा की तरह निखार पैदा कर रहे थे। वो अपनी शख्सियत से हर किसी को अपनी तरफ मतवजा करवाने का फ़न रखता था। कुछ कहना है गुल? गुलाली को यहीं पर खड़े अपनी तरफ देखता पाकर आहनशाह आइब्रो उठाकर सवाल करता खुद पर परफ्यूम छिड़काव करने लगा। नहीं तो, गुलाली उसे जवाब देती जल्दी से अपनी निगाहें उसे हटाकर बेड की तरफ बढ़ गई। तुम वक्त से तैयार होती तो मैं तुम्हें एक नज़र देखकर दिली सुकून हासिल कर लेता, लेकिन खैर, आई डोंट नो तुम क्यों लेट हो गई हो और अभी तक तैयार होना शुरू नहीं कर रही। मेरा अभी नीचे सबके पास जाके इनसे मिलना ज़रूरी है। यावर को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें तंग ना करे। इस दौरान तुम खुद को और यसरा को फटाफट तैयार करके नीचे पहुँचो। आहनशाह सोफे पर बैठकर अपने दूधिया सफ़ेद पैरों को चमचमाते शूज़ में मुकीद करता साथ साथ गुलाली से बातें कर रहा था। जी, मैं और यसरा तैयार होने वाले हैं, आप यावर को साथ ले जाएं, वो बिल्कुल तैयार है। गुलाली ने यावर के फूले सुर्ख और सफ़ेद बाल चूमते हुए, गाल होना चाहिए, यहाँ बाल लिखा हुआ है, ओहो, सुर्ख और सफ़ेद गाल चूमते आहनशाह को जवाब दिया था। तुम क्या पहनने वाली हो? आहनशाह बेड के पास आते झुक कर यावर को अपने बाजू में उठाते यूं ही गुलाली से सवाल कर गया। गुलाली इसके सवाल पर तुजबुज का शिकार होती उसकी तरफ देख रही थी। वही वाइट फ्रॉक जो कल लिया था। वह उसके चेहरे के तासिरात का अंदाज़ा लगाने के लिए झूठ बोल गई। आहनशाह जो अपने बेटे के गाल चूमता मुस्कुरा रहा था, इसके जवाब पर इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। उसे लग रहा था वो इसकी तोहफे में दी गई फ्रॉक पहनेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। ग्रेट, तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। आहनशाह झुक कर यसरा के माथे पर होठ रखता गुलाली को मध्यम आवाज़ में जवाब देते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गुलाली उसके जाने के बाद मुंह फुला गई। वो इससे फरमाइश या मिन्नत भी तो कर सकता था ना, कि उसकी तोहफे में दी गई फ्रॉक और वो सोने की चूड़ियाँ पहन ले और साथ में इसके अभी ताज़ा लाए गए गजरे भी ज़रूर पहने, लेकिन नहीं, ये सब बोलते तो जैसे उसकी ज़बान को लकवा हो जाना था। वो दांत पीस कर सोचती यसरा का ड्रेस निकाल कर इसकी तरफ बढ़ गई। मोरी की चांद, वो इसकी आहनशाह जैसी क्रिस्टल ग्रीन आंखों पर प्यार से अपनी होठ रखती मुस्कुरा कर उसे पुकारती उसका ड्रेस चेंज करवा रही थी। शाह जी, इतना वक्त हो गया है, नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। काजिम शाह को आज बेवक्त मोड़ में देखकर ऐजल शाह ने उसके कंधों को जोर से थामते उसे रोकना चाहा,
लेकिन वो अनसुनी करता अपनी शिद्दतों में भरपूर इजाफा किए उसकी गर्दन पर काट रहा था। अज़ल की गलती सिर्फ ये थी कि उसने जानबूझकर उसके सामने स्टाइल मारने के लिए अपनी गीली जुल्फ़ों को लहरा लहरा कर संवारा था। वो जानबूझकर गीले बालों को कभी आगे करती तो कभी पीछे। ये सब काजिम शाह को सिर्फ यूं ही अदाई दिखाने के लिए किया था, जिस पर वो एक ही सेकंड में आज़म शाह को कॉल करके अपने कमरे के दरवाजे पर बुलाकर सफ़ेद शलवार कमीज़ मलबूस अजमेर शाह उसे थमा गया और वो इसकी ज़ोमाइनी नज़रों की परवाह किए बगैर दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद करता अपनी छोटी सी बीवी की तरफ बढ़ गया, जिसने आ बैल मुझे मार वाला काम किया था। बस तब से ही वो इसकी जान का दुश्मन बना आज बेड की बजाय ड्रेसिंग टेबल के पास रोमांस कर रहा था। इसे ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाए वो इस वक्त इसकी मज़ाहमत की परवाह की बगैर एक दफ़ा फिर से बेरहमी से इसमें समाता इसे बुलंद से इसकी यहाँ भरने पर मजबूर कर रहा था। अज़ल शाह कब से इसकी शिद्दतें सहती बेहाल हो रही थी। वो इसके बरहाना कंधे थामती इसमें छुपने की कोशिश कर रही थी। वो इसकी तमाम कोशिशें नाकाम बनाता इसकी कमर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लिए लम्हा लम्हा अपनी जुनूनी शिद्दतों में इजाफा कर रहा था। शाह जी, इसे हद से ज़्यादा जुनूनी बनते देखकर वह फिर से सिसकियों के दरमियान पुकारने लगी, कुर्बान। काजिम शाह हमेशा की तरह दिल फरेब अंदाज में उसकी पुकार का जवाब देता, इसकी रूह में एक दफ़ा फिर से शिद्दत से सरसरायत करता अज़ल को गहरे सांस भरने पर मजबूर कर रहा था। दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकराते कमरे में शोर का बाज बन रहे थे। सांसें धुनकी की मानीं चलती कमरे में अरताश पैदा करने लगी। तैयार होना है वक्त। अभी अज़ल अपना जुमला मुकम्मल करती जब वो इस पर झुका, शिद्दत से इसके लब अपनी दस्तरस में लेता इसे यूं ही अपने बाजू में उठाए बेड की तरफ बढ़ गया। अज़ल शाह सुर्ख चेहरा लिए आंखें जोर से मीचते हुए थी। इसे बेड पर गिराता वो घुटनों के बल होते इस पर फिर से झुकते, इसकी गर्दन पर अपनी पूरी कुव्वत से दांत काटता इसमें आखिरी हद तक दाखिल हुआ था। अज़ल शाह खुद पर लानत भेज रही थी, जिसने अपने बेशरम शौहर के सामने स्टाइल मारने का सोचा था। तुमने मुझे खुद छेड़ा है स्वीटहार्ट, वरना इस वक्त मेरा ये सब करने का इरादा नहीं था। उसकी गर्दन पर जगह जगह अपने दांत काटने के बाद वो इसकी आंखों में देखकर खुमार आलूद लहजे में बोलता इस पर अपनी जुनूनी शिद्दतें निछावर करते इसके कंधों पर हाथ रखे हुए था। अज़ल का नाजुक वजूद इसके नीचे दब चुका था। इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते इसे अपने हलक में सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वह आंखें मूंदे सिसकियां भरती काजिम शाह के कानों को राहत पहुंचाने का सबब बन रही थी। अज़ल की टांगों को पैनिक होते देखकर वो अपने हाथ इसके कंधों से टांगों तक ला चुका था। अज़ल का हमेशा की तरह आज भी शर्म से बुरा हाल होने लगा। अपने हाथों से इसकी टांगों को कंट्रोल किए वो इसकी धड़कनों पर झुकता सुर्ख निशान छोड़ने लगा। इसके अंदाज पर अज़ल शाह मदहोशी तारी होने लगी। आखिर कब तक अपने जज्बात पर काबू पा सकती थी। वो इसका चेहरा अपनी धड़कनों से बाहर निकालती अपने खुश्क होठे उसके अनाबी होठों से जोड़ती इसकी सांसें खींचने लगी। वो इसकी पेशकदमी पर दिल में खुशी से मुस्कुराता अज़ल शाह के छोटे से वजूद को मुकम्मल तौर पर खुद में भींचे इसकी कमर को ऊपर की तरफ उठाते इसमें पहले से ज़्यादा कुव्वत से दाखिल होते इसकी सिसकियां अपने होठों में दबा रहा था। इसकी जानलेवा जुनूनी शिद्दत पर अज़ल शाह की आंखों में आंसू चमके थे। इसका लफ्ज़ जितना सुकून देता था उतना ही इसकी जानलेवा कुर्बत को बर्दाश्त करना अज़ल के लिए आसान नहीं था। वो इसके लबों से सांसें खींचती ज़ोर से आंखें मीच गई। काजिम शाह इसकी ज़बान को शिद्दत से सिक करते इसमें अपनी सांसें उंडेलते अपनी मन मर्जी से कुछ वक्त बाद इसकी जान खलासी करता बेड पर औंधे मुँह गिरता उसकी कमर पर चमकते सीहा मोटे तिल पर अपने दांत काट गया। अज़ल शाह इसके दांतों के लम्स पर तड़पती हुई अपनी जगह पर उछली थी, जिस पर काजिम शाह के दांतों ने मजीद शिद्दत पकड़ी थी। वो सिसक के रह गई। हिलो मत। उसे मज़ामत करती देखकर काजिम शाह इस तक से अपने दांत हटाता इसके कान में बेचैनी और दबे दबे गुस्से से कराते फिर से उसकी कमर पर झुक गया। अज़ल शाह थूक निकलते हुए इसका लम्स बर्दाश्त करती तकिए में अपना चेहरा छुपाए हुए थी। रात को मेरे करीब मत आइएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। अज़ल शाह तकिए में चेहरा छुपाए दबे दबे गुस्से से एलानिया अंदाज में बोली, जिस पर वह मुस्कुराता इसकी पूरी कमर को अपने होठों और दांतों के लम्स का निशाना बनाने के बाद अब इसकी पिछली गर्दन पर दांतों की घड़ियां बना रहा था। ओके स्वीटहार्ट, अब हम फजर के बाद का कंटिन्यू करेंगे। वो इसके कान के लोग दांतों तले दबाता मुस्कुराहट रोक दे इसका रुख फिर से अपनी तरफ मोड़ गया। वो इसकी चालाकी पर लब फैलाती तेजी से नफ़ी में सर हिलाती इसे खुद से दूर करने लगी। काजिम शाह बजाय दूर होने के इसकी टांगों को अपनी पुष्प पर रब करता अज़ल शाह की नीली आंखों में देखते इस पर झुकता इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा गया।
अभी के लिए एक आखिरी दफ़ा, फिर प्रॉमिस तुम्हें तैयार होने से नहीं रुकूंगा। और वो अपनी फरमाइश से एजल शाह को फिर से आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया। वो कब से इस पागल इंसान को झेल रही थी और वो था कि जी नहीं भर रहा था। नहीं, कब से ऐसे ही बोल रहे हैं, दूर हटे। वो रूहान सी होती, इसे अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवाती। इसके सीने पर मुक्के जड़ने लगी। वो हौले से हंसता, उसकी कलाइयाँ फिर से अपनी गिरफ्त में लिए अपने कहे के मुताबिक इसमें फिर से शामिल होता। एजल शाह को आंख विंग कर गया। वो शर्म व हया के एहसास से निगाहें झुका गई। ये तुम्हारा आज का सबक है। आइंदा जब जब अपनी दीवाने शौहर के सामने अपनी गीली जुल्फ़ों की अदाएँ दिखाओगी, तारीख गवाह रहेगी, तो हमें फिर से बात लेना पड़ेगा। और ये बात तुम अकेली नहीं बल्कि हम दोनों साथ में मिलकर लेंगे स्वीट हार्ट। वह इसके होठों पर होठ रख कर शरारत से बोलता। एजल शाह को शर्म से पागल कर गया था। आइंदा इसकी तौबा जो उसके सामने अपनी गीली जुल्फ़ों की अदाएँ दिखाए। नहीं, पहले ये सब खाओ, फिर हो जाना तैयार। मैं जानता हूँ नीचे जाकर दोस्तों में मसरूफ होकर खाना पीना भूल जाओगी। जोरिशा रौबदार अंदाज में बोलता है। इसके सामने इसकी डाइट के मुताबिक हेल्दी खाना रख रहा था। मराशा ने दोपहर में भी सिर्फ थोड़ा सा खाया था और अभी भी मैडम को सब मेहमानों के आने से पहले तैयार होने की पड़ी हुई थी। लेकिन जोरिशा इसके खाने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में खाना खाऊंगी। मराशा खाना खाने से बचने की गर्ज से शहादत वाली उंगली उठाकर उसकी तरफ रौब से बोलती बेड से खड़ी हुई थी। अभी इसने एक कदम ही उठाया था जब जोरिशा इसकी कलाई से पकड़कर अपनी गोद में बिठा गया। तुम्हारी नाराज़गी की वजह अब जो मुझे समझ में आ रही है, अगर तुम्हें बता दी तो कानों की लो तक सुर पड़ोगी। जोरिशा इसके कान में गंभीर आवाज़ में बोलता, छोटा से निवाला बनाकर उसके होठों के करीब ले आया। मराशा निवाला मुंह में डालती इसे सवालिया निगाहों से देखती उसे मजीद बोलने का इंतजार कर रही थी। रात को तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर करने की पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम इसलिए नाराज़ हो रही हो क्योंकि रात को मैंने वो शिद्दत नहीं दिखाई जो मैं हमेशा दिखाता हूँ। शायद तुम मेरी रात की परफॉर्मेंस पहले से डाउन लगी थी, इसीलिए मुंह बनाया हुआ है। बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी का ख्याल कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें ठीक से मनाने के लिए आज रात अपनी पुरानी परफॉर्मेंस। जोरिशा जो बेबाकी से बोलता जा रहा था। मराशा इसकी बेबाक बातों को मजीद ताब न लाती जल्दी से इसके होठों पर हाथ रख गई। वो गर्दन तक सुर्ख पड़ गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी फजूल बातें करते हुए? वो तपे हुए लहजे में बोलती, इतना ही बोल पाई। नहीं बेबी, शर्म तो मेरी इस दिन फौत हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारी बायोलॉजी की बुक में गलती से रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया था। जोरिशा अपने लबों से इसका हाथ हटाता कहका लगा कर बोला, ब्रीज, तुम चोरी चोरी मेरी मेडिकल की बुक्स पढ़ते रहे हो? मराशा बौखलाती हुई आंखें फैला गई। गलती से कभी कभार सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के लिए पढ़ लेता था कि तुम्हें कहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जोरिशा फिर से दिलकशी से कहका लगाकर अपने पुराने राज फाश करता है। इसके खुले मुंह में छोटा सा निवाला डाल गया। मैंने तुमसे ज़्यादा बेशर्म इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा रीशा। कितने चालाक थे तुम। मराशा इसके सीने पर मुक्का जड़ती दबी गुस्से से गर्राई। बाबा जान भी यही बोलते हैं और मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ क्योंकि बेशर्मी भी किसी किसी पर सूट करती है। जोरिशा इतरा कर बोलते हुए इसके लबों के साथ पानी का ग्लास लगाता उसे पानी पिला रहा था। मुझे तो एफएससी तक पता भी नहीं था कि मैं बायोलॉजी में क्या पढ़ रही हूँ। और तुम कितने तेज थे। तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली थी बाय द वे? मराशा पानी पीने के बाद दांत पीस कर बोली, मैं माँ के पेट से या ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ था बेबी। ज़्यादा मत सोचो। जोरिशा से आंख विंक करके जवाब देते इसके नम होठों को अपनी गिरफ्त में लेता इसे अपने बाजू में उठाए बेड से खड़ा हुआ। इसका रुख अब ड्रेसिंग रूम की तरफ था। इसके लब हुनों शिद्दत से चूमते हुए इसके हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ से वार्डरोब खोल रहा था। मराशा का वो अपना ड्रेस निकालते वो इसके होठों का आज़ादी बकश गया। मेरे हाथ सलामत है रीशा। मराशा इसके हाथ अपने बदन पर महसूस करती दांत पीस कर बोली। वो सुनी अनसुनी करता उसका लिबास इसके तन से जुदा करते उसे उसकी सिंपल सी लाइट पिंक फ्रॉक पहनाने लगा। सब लड़कियों ने अपना थीम आज ऑलमोस्ट पिंक ही डिसाइड किया था। मैं जानता हूँ मरा रीशा, अल्लाह करे ये हाथ मुझे चेंज करवाने के लिए हमेशा यूं ही सलामत रहे। उसे ड्रेस चेंज करवाने के बाद वो इसके हाथ अपने होठों से लगाता मसनूई मासूमियत से जवाब देते अपनी हंसी दबाने लगा। मराशा सुर्ख पड़ती इसे अपना हाथ छुड़वाती इसके सीने पर अपनी पूरी कुव्वत से मुक्का जड़ती पैर पटक कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जोरिशा ठंडी आँख भरते हुए कहका लगाता हुआ इसे बाहर जाते देख रहा था।
आहनशाह अपने बेटे को बाजू में उठाए मर्दों वाली साइड पर खड़ा तमाम मेहमानों को खुश दिली से रिसीव कर रहा था। वो दोनों बाप बेटे एक जैसी ड्रेसिंग में एक दूसरे का अक्स लग रहे थे। हर कोई खूबसूरत से यावर शाह को प्यार करता इसके माथे पर नन्हे नन्हे बल देख कर मुस्कुरा रहा था। वो प्यार बटोरने के मामले में काफी मूडी था। इसे अपनी माँ के अलावा शायद किसी का प्यार करना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, एक हाजिक खान था जिसके बाजू में वो अक्सर मुस्कुरा दिया करता था। सबसे मिलने के बाद वो तमाम फैमिली फ्रेंड्स की तरफ बढ़ा था। इनसे पहले वो मिल चुका था। अज़म शाह, काजिम शाह, सैसवार शाह और हाजिक खान यहीं पर खड़े थे, इसीलिए वो इनके पास आके खड़ा हो गया। जोरी शाह अभी तक नीचे आके मेहमानों से नहीं मिला क्योंकि वो अपनी बीवी के नखरे उठाने में मसरूफ था। ये पकड़े अपना बेटा, मुझे ज़रा अपने दूसरे भतीजे से के प्यार से लेवल करने दे। अज़म शाह अपने बाजू में मौजूद अजमेर शाह को काजिम शाह के हवाले करता, नाक सिकुड़ के बोलता, आन को बाजू से यावर शाह को पकड़ाते उसके गाल चूमने लगा। हाजिक खान जो यावर को पकड़ने वाला था, अज़म शाह को हिस्सा डालते देखकर इसने दांत कचकचाए थे। कभी जो इसने सुकून से इससे भांजे को प्यार करने दिया हो। अजमेर शाह जो बाप के बाजू में आते खिलखिला रहा था, इस मंजर को देखते बेसाख्ता अपने छोटे छोटे सुर्ख होठ लटका के रोने लगा। बच्चों में अगर अज़म शाह से ज्यादा कोई अटैच था तो वह अजमेर था, क्योंकि यावर तो अपनी माँ और मामू के अलावा ज्यादा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता था और यसरा सबकी बाहों में मुस्कुराती प्यार बटोरती रहती थी। अजमेर को जलसी से रोते देखकर सबकी हंसी छूटी थी। अज़म शाह से छेड़ने की गर्ज से यावर शाह को मजीद प्यार करने लगा, जिस पर अजमेर शाह के रोने में इजाफा हुआ। वो अपने बाप के बाजू में जिद्दी अंदाज में अकड़ते हुए अपने हाथ पैर मूव कर रहा था। क्यों रुला रहा है मेरे बेटे को? काजिम शाह ने अज़म शाह को घूरते हुए मसनूई गुस्से से डपटा था, जिस पर वो हंसता हुआ यावर शाह के माथे पर मौजूद नन्हे नन्हे से बलों पर होठ रखता मुंह फुलाकर उसे हाजिक खान के हवाले कर गया। और वो यही वक्त था जब अजमेर शाह ने रोना भी बंद किया। अज़म शाह ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो इसके पास आने की बजाय काजिम शाह की सफ़ेद कमीज अपनी छोटी सी मुट्ठी में भींचता उसकी तरफ रुख मोड़ गया। ये शायद नाराजगी का इजहार था। वो चाहे छोटा था लेकिन काफी समझदार था। ये नाराज होने वाले और मुंह फुलाने वाले सारे ड्रामे इसे अज़म शाह ने ही सिखाए थे। अजमेर के अब की बार अज़म को ना लिफ्ट करवाने पर सबकी हंसी छुटी थी। कसम से आइटम है ये पूरी, कितने में देंगे? सैसवार शाह ने अजमेर शाह पर तबसरा करते काजिम शाह से शरारत से सवाल किया। इन्हीं हरकतों की वजह से अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही। दूसरे के बच्चों पर नजर रखने के बजाय अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करें। मेहनत और मेहनत का फल अपना अपना। अज़म शाह ने ज़ोमाइनी लहजे में सैसवार शाह को अफसोस से जवाब दिया। इसके ज़ोमाइनी जवाब का मतलब समझते सबके चेहरे सुर्ख हुए। हाजिक खान इस दौरान यावर शाह के छोटे छोटे हाथ अपने लबों से लगा था, अपने छोटे साले पर लानत भेज रहा था। अज़म शाह के जवाब पर सैसवार शाह को बेसाख्ता आयरा शाह का ख्याल आया, जिस पर वो निचला लब दांतों तले दबा गया। खुद कवारे होते हुए भी मुझे ऐसे मशवरे देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सैसवार शाह उसे लापरवाही से जवाब देता अजमेर शाह को अपने बाजू में उठा गया। अभी अज़म शाह कोई जवाब देता जब सैसवार शाह के बाजू में मौजूद अजमेर शाह ने अपना हाथ मुंह करते यावर शाह के गाल पर चाटा मारा था। ये सब अचानक से हुआ था। सब हक्का बक्का होते अजमेर शाह की तरफ देखने लगे, जो एक सेकंड में यावर शाह को रुला गया। आहन शाह ने तड़पते हुए अपने बेटे को हाजिक खान के बाजू से पकड़ते उसका सुर्ख और सफ़ेद गाल देखा था, जो लाल सुर्ख हुआ पड़ा था और इस पर तसादीस पर अजमेर शाह की उंगलियों का निशान भी छपा हुआ था। यावर शाह को रोते देखकर अजमेर शाह खिलखिलाने लगा, जैसे अपना कुछ देर पहले वाला बदला उतारा हो जो इसने अज़म शाह से प्यार बटोर कर उसे जलस करवाया था। सैसवार शाह और हाजिक खान बिल्कुल एक साथ खड़े थे, इसीलिए अजमेर शाह को यावर शाह को चांटा मारने में आसानी हुई थी। अजमेर, काजिम शाह ने गुस्से से अज़म शाह की तरफ देखते उसे डपटा था, लेकिन आवाज़ मध्यम रखी थी ताकि वो इसकी बुलंद आवाज़ से डर ना जाए। अजमेर बजाय उसके गुस्सीले तासीरात से डरने के मजीद खिलखिलाने लगा, जैसे बहुत बड़ा महाज फतेह किया हो। कैसा मेजर है तू? मेरे छोटे से बेटे की हिफाजत नहीं हुई तुझसे। लानत है तेरे एसएसपी और तेरे मेजर होने पर। आहन शाह अपने बेटे का गाल प्यार से चुमता मेजर खान और सैसवार शाह को एक साथ लताड़ने लगा, जिन्होंने इसके बेटे को पिटवा दिया। अभी हाजिक खान या सैसवार शाह कुछ बोलते जब आहन शाह के दाएं बाजू में मौजूद होठ लटका कर रोते हुए यावर शाह ने जरा सा तिरछा होते अजमेर शाह के गाल पर नाखून मारा था। अब रोने की बारी अजमेर शाह की थी। सैसवार शाह ने बौखलाते हुए जल्दी से अजमेर शाह को काजिम शाह के हवाले किया था। भाई मेरी तौबा, जो आइंदा तुम लोगों के प्रोडक्ट को हाथ लगाऊं। उन्होंने तो बड़े बड़े रेसलर्स को पीछे छोड़ दिया है। सैसवार शाह इतने
नक्के नक्के बच्चों के बदले को देखकर कानों को हाथ लगाते हुए बोला, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई थी। अजमेर के गाल पर यावर के छोटे से नाखून की खराश पड़ चुकी थी। वो फूट फूट कर रोता कासिम शाह को अपना दर्द सुनाने लगा, जो सिवाय इसके गाल चूमने के और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पंगा पहले इसके बेटे ही ने लिया था। अब यावर शांत हो चुका था, लेकिन अजमेर का रोना जारी था। वो गुस्से से यावर शाह की तरफ देखते रोता जा रहा था। इस दौरान अजम शाह और हाजी खान सदमे की कैफियत में अपने लाडलों को देख रहे थे। इस वक्त दोनों में से किसी ने भी साइड लेना बेहतर नहीं लगा, क्योंकि वो दोनों अपना पूरा बदला उतार रहा था। बुरी बात है यावर, लाला पर हाथ नहीं उठाते। आंचा ने अच्छे बाप की तरह अपने बेटे को तमीज सिखाई थी, जैसे वो अभी इसकी जी हुजूरी करेगा, लेकिन वो था कि जमाई लेते हुए अपना ऐसा रिएक्शन देने लगा जैसे आंचा की बात ने उसे बेहद बोर किया हो। इन बच्चों की हरकतों पर अजम शाह के दोस्त हंस हंस कर पागल होते, एक दूसरे पर गिर रहे थे। बेटा तेरा ही है, तूने तो कभी मेरा लिहाज किया था, जो वो अजमेर का करेगा। कासिम शाह ने आंचा को झाड़ पिलाते अपने बेटे का फुला गाल फिर से चुमा, जिस पर खराश का निशान वाजे था। सब लड़के इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस थे। सिपाहान और यावर थे, जिन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज पर ब्लू वेस्टकोट पहन रखी थी, और वो सबसे मुनफरिद दिखाई दे रहे थे। जब तेरा बेटा बेदर्दी से मेरे बेटे का गाल लाल करेगा तो वो क्या हाथों में चूड़ियां पहन ले। आंचा ने भी अब की बार अपने बेटे की साइड लेते यावर का गाल फिर से चुमा। मेरी जान, तुझे कितना समझाया था, ससुर और साले के साथ हमेशा बना के रखते हैं, कर दिया ना दोनों को नाराज। अजम शाह अफसोस से अजमेर से मुखातिब होता इसे कासिम शाह के बाजू से थाम गया। अजमेर शाह ने अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसकी तरफ देखा था। अच्छा, अब फिर से रोना ना शुरू कर दी, चल जा सुलह कर लेते हैं। अजम शाह इसकी आंखें साफ करता प्यार से बोलते हुए सेहान और यावर के साथ तरफ लाया ताकि इनकी सुलह करवा सके, लेकिन अजमेर ने बजाय सुलह करने के फिर से यावर को चांटा मारना चाहा। लेकिन इस दफा यावर शाह अपने बाप के मजबूत हाथों में था, जो इसका इरादा भापते तेजी से अपने बेटे को अपने सीने में छुपाकर खूनख्वार नजरों से कासिम शाह की तरफ देखने लगा। अजमेर मेरी जान, क्या हो गया है तुझे? अजम शाह सदमे की कैफियत में अजमेर की तरफ देखने लगा, जो आज लड़ाकू वाली हरकतें कर रहा था। ये मेरा दामाद बनने के लायक ही नहीं है। पहले जो थोड़ा बहुत इसे दामाद बनाने का इरादा था, आज वो भी कैंसल। ये तो मेरे बेटे को नहीं छोड़ रहा, मेरी बेटी का क्या हाल करेगा? आंचा दांत पीस कर बोला। सच शुक्र वो यावर को अपने सीने में छुपा गया, वरना इसका दूसरा गाल भी अब तक सुर्ख लाल हो चुका होता। आंचा के जवाब पर सबका मुश्तरका कहका बुलंद हुआ। काजिम शाह की मुस्कुराहट दबा के अजमेर की तरफ देख रहा था, जिसका अभी भी बस नहीं चढ़ रहा था यावर को पीट डाले, जिसने उसके गाल अपने नाखून से खराश कर डाली। इसके नोक झोंक इंजॉय करते हुए सहसवार शाह ने अपनी सफ़ेद कमीज से जेब से फ़ोन निकालते हुए चेक किया था। आज भी आयरा शाह की तरफ से कोई फ़ोन न आया, न मैसेज। आज इनकी नाराज़गी को तीसरा दिन हो चुका था। वो कैसे इससे बात किए बगैर इतना वक्त गुजार सकती थी, सहसवार शाह ने गुस्से से सोचा था। वो निचला होठ दांतों तले काटता आयरा शाह का नंबर मिलाकर इनसे कुछ दूर जाते फ़ोन कान को लगा गया। इसका फ़ोन उठाने के बजाय काट दिया गया। सहसवार शाह ने जबड़े भींचते हुए एक दफ़ा फिर से फ़ोन मिलाया था, दूसरी तरफ से फिर से फ़ोन काट दिया गया। सहसवार शाह की मजीद 4 कॉल्स यूं ही काटने के बाद 5वीं कॉल रिसीव की गई थी। कॉल क्यों काट रही थी? कब से फ़ोन कर रहा हूँ। इसके इतनी लेट फ़ोन उठाने पर सहसवार शाह दबी दबी आवाज़ में गर्राया। इसे आज पहली दफ़ा इसे खुद से फ़ोन किया था, और बजाय इसे प्रोटोकॉल देने से इसकी कॉल्स एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा काट दी गई थी। मसरूफ़ थी। क्यों फ़ोन किया? बेड पर औंधे मुँह लेटी आयरा शाह सपाट अंदाज में बोली। वह कब से यूं ही आंसू बहा रही थी, लेकिन आवाज़ लापरवाही सी रखी थी। वह अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पा चुकी थी। पहले से लोगों को लगता था जो इंसान हर किसी को हंसा रहा है वो कभी नहीं रो सकता, इसका दिल कभी नहीं दुख सकता, बल्कि लोग तो शायद उसे इंसान की कैटेगरी से ही निकाल लेते हैं, इतना सा भी मार्जिन नहीं देते। बजाय इसके रोने की वजह पूछने के मजाक उड़ाना खुद पर फर्ज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि मेरा मुशाहिदा है जो इंसान हर किसी को हंसाता है, इसे अकेले में इतना ही रोना पड़ता है। हाँ, ऐसे लोग अपनी परेशानी अपनी तकलीफात हर किसी पर जाहिर नहीं करते, लेकिन दिल इनके पास भी होता है। छोटी सी तकलीफ से करचियों में बढ़ सकता है। आंखें इनके पास भी होती है, आंसू बहाना इनकी आंखों ने भी सीखे होते हैं। कहाँ मसरूफ़ थी? वो दांत पीस कर बोला। इसे अपने फ़ोन करने की वजह नहीं बताई थी। कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो बेडशीट पर अपनी उंगली से डिज़ाइन बनाती बेतासिर लहजे में बोली।
रात के इस वक्त किस मीटिंग पर जाना है तुमने, जो मेरी कॉल उठाने के बजाय कपड़े इस्त्री करना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वह उसका सपाट लहजा नोटिस करता अब की बार गुस्से से कर्राने की बजाय संजीदगी से पूछने लगा, अम्मी ने बोला था अब इस्त्री कर लो, वरना सुबह किसी भी वक्त लाइट जा सकती है। अब सब मेहमानों के सामने शिकनज़दा कपड़ों में बैठती तो इनकी तरफ से तो जो इनकार होना था, बाद में इस बात पर भी अम्मी से चांटे भी मुझे ही पड़ने थे। वो अपने हलक में अटका आंसू का गोला अंदर की तरफ उतार दी, मध्यम आवाज में बोली, कौन से मेहमान आ रहे? सहसवार शाह ने नासमझी से पूछा। वह इस वक्त इसकी बात समझ के भी नहीं समझना चाह रहा था। आपने फ़ोन क्यों किया? अगर तो अम्मी से बात करनी है तो वो पहले ही मैं बता देती हूँ, वो सो रही है। यूं ही मेरी फजूल बातें सुनकर अपना वक्त बर्बाद ना करे। वो इसकी बात का जवाब देने की बजाय बात का रुख मोड़ गई। मैंने पूछा कौन से मेहमान आ रहे हैं? सहसवार शाह की आवाज़ में अब की बार गुस्से की झलक वाज़ेह थी। पता नहीं, इनकी सहेली है, शायद मेरे लिए कोई रिश्ता ला रही है। वो खोखली सी हंसी हंसते हुए बोली, आंखों से आंसू गालों पर बह रहे थे। सहसवार शाह इसके जवाब पर कितनी देर कुछ बोल न सका। जानती हो, खाम बहुत खुश होंगे आप। इसकी तरफ से खामोशी महसूस करती वो अपने आंसू तकिए पर रगड़ते चहकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। इस भरी महफिल में भी सहसवार शाह को अपना दिल खाली होता महसूस हो रहा था। तुम किसी मेहमान के सामने नहीं जाओगी? तकरीबन 5 मिनट बाद वो हतमी अंदाज में बोला, जाऊंगी। ईद वाला सियाह सूट इस्त्री किया है, 7 सुर्ख लिपस्टिक लगाऊंगी। बस इसी वक्त मुकाबिल मुझ पर फ्लैट हो जाएगा और मैं आप सबको छोड़कर अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर कभी अम्मी से चांटे खाने वापस नहीं आऊंगी। ना आए रोज जहांगीर अंकल की गाड़ी का शीशा टूटेगा, ना आपको मेरी वजह से अपने पैसों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ना ही आप मेरी कॉल से डिस्टर्ब होंगे। सब सेट हो जाएगा। वो अपनी होठों पर उदास सी मुस्कुराहट सजाए उसे पूरी तफसील बताने लगी। इसके तफसीली जवाब पर सहसवार शाह का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसकी ईद वाली खूबसूरत सी लुक इसकी निगाहों के सामने घूम रही थी। वो ईद पर शबनम बेगम से मिलने के बहाने इनके घर आया था। इस असल मकसद तो इसका दीदार करना था, लेकिन कितनी खूबसूरत थी वो ईद पर, वो इस सियाह सूट में। वो कैसे खुद को सजाकर किसी के सामने पेश कर सकती थी? जान निकाल दूंगा तुम्हारी अगर किसी के सामने सच सवर कर बैठी तो। अज़म शाह और इसके दोस्तों को दूर से जो मायनी नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर वो इनकी तरफ से रुख मोड़ता शदीद गुस्से से धाड़ा था। कब से वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी ये तफसील तो जैसे इसके दिल में आग लगा चुकी थी। इसकी दहाड़ पर आयरा शाह के हाथों से फ़ोन तकिए पर गिरा। वो शायद फ़ोन को होठों के करीब करके धाड़ा था, जो आयरा को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। मेरे अब्बू जी बनने की जरूरत नहीं है आपको, बताए क्यों फ़ोन किया था? वो फ़ोन उठाकर फिर से कान को लगाती जरा गुस्से से बोली थी, 3 दिनों से कॉल क्यों नहीं की थी? वो इसके सवाल को जवाब देने की बजाय हुनूस गुस्से से सवाल कर रहा था। इसके मुद्दे पर आयरा शाह ने लब फैलाए थे। इसे भला कब से इसके कॉल ना करने से फ़र्क पड़ने लगा? मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए मुझ में अक्ल आ गई है। मुझे किसी नामहरम से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे फील हो रहा है किसी नामहरम से फ़ोन पर या मैसेज पर बात करने से ईमान कमज़ोर होता है। मुझे परहेज़ करना चाहिए। आयरा शाह संजीदगी से बोली थी, लहजे में समझदारी का अंसर था। किसी नामहरम से फ़ोन पर बात करने से तुम्हारा ईमान कमज़ोर होगा, लेकिन किसी नामहरम मर्द के सामने ईद वाला सूट पहनने पर तसाद सुर्ख लिपस्टिक लगाकर तुम्हारा ईमान ताज़ा होगा। व्हाट द हेल! सहसवार शाह तो मानो इसकी बात सुनते जलते तवे पर बैठा था। शायद लड़का खुद ना आए, और अगर आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, कल को मेरा महरम भी तो इसी ने बनना है। आयरा शाह गायब दिमागी से बोलती ये सहसवार शाह के पूरे जिस्म में आग भड़काने का सबब बन रही थी। तुम किसी के सामने नहीं जाओगी, चाहे रिश्ता देखने कोई औरत आए या मर्द। तुम अगर कमरे से निकली आयरा शाह, नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत बुरे तरीके से जान निकालूंगा तुम्हारी। सहसवार शाह स्पीकर के करीब अपने होठ करता इस कदर कुव्वत से धाड़ा के दूसरी तरफ फ़ोन पर मौजूद आयरा शाह का मोबाइल इसके हाथ से छूटा था तो खुद बैठ के किनारे पर होने की वजह से ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। हवेली के लॉन में मेहमानों का काफ़ी शोर था, इसीलिए सहसवार शाह की धाड़े कोई भी सुन नहीं पा रहा था। वैसे भी वो काफ़ी दूर खड़ा होकर आयरा से बात कर रहा था। क्यों नहीं जाऊं? आप किस हक से मुझ पे और अपना रोब दबदबा दिखा रहे हैं? मैं अपनी अम्मी की बात रद्द करके आपकी बात क्यों मानूं? और आपको रात के इस वक्त आयरा शाह को फ़ोन करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? क्या आज आपका वक्त ज़ाय नहीं हो रहा? आयरा शाह बजाय डरने या रोने के एक एक लफ्ज़ चबा के बोली, एक काम करो, कैंची पकड़कर अपनी ये पटर पटर करती ज़बान को काट डालो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी इस चलती ज़बान को मैंने अपने तरीके से ब्रेक लगाई, अगली दफ़ा के लिए मेरे सामने अपनी चोंच खोलना भूल जाओगी।
वो झुंझला कर गर्राता हुआ अपने सुर्ख व सफेद चेहरे पर हाथ फेरने लगा। गुस्से की वजह से इसका पूरा जिस्म जैसे आग में दहक रहा था। आयरा शाह को इसका बिला फजूल में गुस्सा करना समझ नहीं आ रहा था। शहसवार शाह ने जिस अंदाज में यह बात कही थी, इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट जरूर हुई थी, लेकिन इसने इसकी बात को जो मायनी अंदाज में बिल्कुल नहीं सोचा था। कर ले गुस्सा, जी भरकर अपना गुस्सा उतारें। एक वक्त आएगा आप आयरा शाह के हम नामों की कब्रें खोदते फिरेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। उसके शदीद गुस्से पर अपने आंसू रोकती दिल दहलाने वाले अंदाज में बोलते हुए कॉल काट गई। ले इसकी बात पर डायरेक्ट शहसवार शाह के दिल पे जाके लगी थी। वो बिना भलके झपकाए अपने फोन की तरफ देखने लगा। वो वाकई ठीक कहती थी। जिस दिन उसने गुस्सा कर लिया वो पृथ्वी हिला डालेगी। इसे पृथ्वी ना जाने हिलाई थी या नहीं, लेकिन इसने अपनी नाराजगी और गुस्से से वो शहसवार शाह के दिल के तार जरूर हिला चुकी थी। क्या हो गया है जनाब, किन सोचों में गुम है, किसके ख्वाब ख्यालों में देखे जा रहे हैं? शहसवार शाह अपना गुस्सा जब्त करने की गर्ज से गहरे सांस भर रहा था जब अपने पीछे से जोरी शाह की आवाज़ सुनते वो रुख मोड़ता इसकी तरफ देखने लगा। वो अभी इन्हीं की तरह शलवार कमीज में मलबूस स्लीवलेस कोहनियों तक फोल्ड किए बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहसवार शाह मुस्कुराने की कोशिश करता से ये बगल गिर हुआ था। मेरी बात छोड़, अपना बता, कमरे से निकलने का दिल कैसे कर आया जनाब का? शहसवार शाह लहजे को शरीर बनाता, बात का रुख इसकी तरफ मोड़ता, इससे नीचे लेट आने पर चोट करने लगा। दिल तो नहीं था, लेकिन फिर सोचा तुम लोग मेरी कंपनी मिस कर रहे होगे तो क्यों ना यहाँ नीचे आके तुम लोगों को सुर्ख किया जाए। जोरी शाह कहका लगाकर हंसता हुआ से जवाब देते अपने बाकी सब की तरफ बढ़ा था। शहसवार शाह जवाबन इसके कंधे पर मुक्का जड़ता हंसते हुए इसके साथ बाकी सब की तरफ बढ़ गया। जानता था अब जोरी शाह की बेबाक बात होने वाली है, जिनमें हिस्सा आजम शाह और इसके दोस्तों ने डालना था, और बाकी सब ने कभी सुर्ख पड़ना था तो कभी हंसते हुए इनके मजीद बोलने का इंतजार करना था। यार आप सब अभी तक यहीं खड़ी हैं, औरतों वाली साइड पर चलें, गेस्ट कब के आ चुके हैं। आजम शाह जो अब भी लॉन्ज में दाखिल हुआ था, सब लड़कियों को यहीं पर खड़े एक दूसरे के बाल मेकअप सेट करते और इन्हीं एक दूसरे की तारीफ करते देखकर अफसोस से बोला। वो तो ऊपर से अपना फ़ोन लेने जा रहा था, इसे नहीं पता था ये लड़कियां बाहर जाकर सब मेहमानों को रिसीव करने की बजाय यहीं पर मौजूद होगी। आजम शाह की भारी आवाज़ पर अपने कमरे से निकलती जायशा का दिल धड़का था। मैं कब से बोल रही हूँ, बाहर चलते हैं, इन्हीं बातों से फुर्सत नहीं मिल रही इन्हें। महराल शाह जो नीचे घुटनों के बल बैठकर कैटी का क्राउन ठीक कर रही थी, आजम शाह की बात से मुंतफिक दिखाई दी थी। 5 मिनट में आप सब बाहर मौजूद हो, वरना लाला गुस्सा करेंगे। आजम शाह ने यहाँ वहाँ देखते मसरूफ अंदाज में इन सब को हुक्म दिया। वो जिसे ढूंढ रहा था वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी यकटक उसे देखी जा रही थी। जैसे कि आजम शाह की निगाह इसकी तरफ उठी, वो खुद को डपटता हुआ जल्दी से यसरा की तरफ मतवजा हो गया, जिसे गुलाली ने उठाया हुआ था। इसके रुख मोड़ने पर जायशा खान के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंपा था। हाय सदके, ये डॉल कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह, किसी की गंदी नजर ना लग जाए। आजम शाह झुक कर इसके फूले गाल चूमता बेहद प्यार से बोलता, अपनी जेब से पैसे निकालता। अब छोटी सी यसरा का सदका निकाल रहा था। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे जो बच्चों पर अपनी जान छिड़कता था। डॉल के साथ साथ इसकी मोरे भी किसी डॉल से कम नहीं लग रही। मराशा प्यार से बोलती गुलाली को अपने साथ लगा रही थी, जो हर किसी से मुनफरिद और खूबसूरत लग रही थी। जीनत तो कब की से देख देख कर जल कर मर रही थी। आज तो आहन गया, लाशें गिरेंगी यहाँ, लाशें। महराल शाह इनके नज़दीक आती कहका लगाकर एक अदा से बोलते हुए गुलाली को छेड़ रही थी, जिस पर आजम शाह का कहका बेसाख्ता था। गुलाली सुर्ख पड़ती निगाहें झुका गई। आज तो वहाँ भी लाशें गिरेंगी। आजम शाह ने महराल शाह की तरफ देखते इसे छेड़ा। इसका और महराल शाह का एक ऐसा मजाक चलता था। महराल शाह समझ चुकी थी वो हाजी खान की तरफ इशारा कर रहा है। अपनी वाली को देखकर अभी यहाँ कुछ ही फासले पर तुम्हारी भी गिरेगी बेटा। महराल शाह जवाबन खामोश रहने या सुर्ख पड़ने के बजाय उसे तंग करने लगी। महराल शाह की बात पर सब लड़कियों का कहका गूंजा। सब लड़कियां इस वक्त पिंक सिंपल सी फ्रॉक में मलबूस लाइट सा मेकअप किए हुए थी। इन सब में सिर्फ गुलाली पिंक फ्रॉक एम्ब्रॉयड थी, क्योंकि इसके बच्चों का हकीका था, तो बाकी सब ने खुद लाइम लाइट लेने के बजाय उसे लाइम लाइट देने का सोचा था। सभी अपनी अपनी जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आ भी जाए दीदा, लाला आपका इंतजार कर रहे हैं। अजल शाह चहकते हुए दरवाजे पर खड़ी जायशा खान से मुखातिब इनकी छेड़छाड़ में अपना हिस्सा डाल रही थी। आजम शाह ने मसनूई मुस्कुराते हुए आंखों की चिंदिया करते अजल शाह को घूर आता, जिस पर वो खिलखिला दी। जायशा खान इनके पास आने की बजाय अभी तक अपनी जगह पर खड़ी रही। मराशा, महराल और अजल ने आजम शाह की खूबसूरती की तारीफ भी की, जिसे इसने सर को खम देते वसूल किया था।
अच्छा, बाकी सब बातें बाद में, अब भी वाकई बहुत टाइम हो गया है, आप सब बाहर चलें, मैं ऊपर से अपना फ़ोन लेने जा रहा हूँ। अर्ज़म शाह नरमी से बोलता है। इन सब को वक्त का एहसास दिलवा रहा था जिस पर वो सब अफरा तफरी डालती बाहर की तरफ बढ़ गई। इन्हें बाहर जाते देखकर वो जायशा पर एक भी निगाह डाले बगैर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जायशा इन सब के साथ जाने के बजाय आंसू पीते हुए इसके पीछे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इसकी सीढ़ियां चढ़ने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। वो शायद अभी तक अपने कमरे में भी पहुंच गया हो और वो अभी तक चौथी सीढ़ी पर ही थी। खैर, वो अपनी स्पीड बढ़ाती तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। वो अभी इसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी जब कमरे से बाहर निकलते अर्ज़म शाह बुरी तरह से टकराई थी। अर्ज़म शाह इस अचानक आफताब पर इसे गिरने से बचाने के लिए जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाल गया। इसे बचाने के चक्करों में इसके हाथ से खून छूट के जमीन से गिरा था। जायशा खान की धड़कनें जोर से इसकी चट्टानी सीने से टकराई थी। वो इसकी सफ़ेद कमीज से सीने जोर से अपनी मुट्ठियों में दबोचती इसकी तरफ देखने लगी। ध्यान से नहीं चल सकती, फ़ोन तोड़ दिया मेरा। हरदम शाह उसके हाथ अपनी सीने से हटाते दबे दबे गुस्से से बोलता झुककर अपना फ़ोन ज़मीन से उठाने लगा जिसकी स्क्रीन करची करची हो चुकी थी। जायशा खान थूक निकलते हुए इसकी तरफ देखने लगी जो अपने आईफोन की टूटी स्क्रीन अफसोस से देख रहा था। किस बात की जल्दी थी और यहाँ क्या कर रही हो? इसे खामोशी से अपने सामने खड़ा पाकर वो दांत कचकचा कर बोलता, अपने शहद रंग बालों में हाथ फेर रहा था। वो मैं यहाँ आपको। वो बोलते बोलते खामोश हो गई। इसके चेहरे के ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा तासिरात जायशा खान को दिल दहला रहे थे। क्या वो मैं? जल्दी बोलो, मुझे नीचे जाना है। वो झुंझलाते हुए बोला, मैं ये बताने आई थी कि मैंने नई शॉपिंग नहीं की थी। ये आपकी इस रोज़ दिलाई गई पिंक फ्रॉक पहनी है। जायशा खान पॉइंट पर आने के बजाय मासूमियत से यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। अर्ज़म शाह ने उसकी बात पर इसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। अगले ही पल वह इसके सरापे से निगाहें हटाता बेतासिर अंदाज में इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो लाइट पिंक फ्रॉक में मलबूस मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइट पिंक सी लिपस्टिक होठों पर लगाए बेहद खूबसूरत लग रही थी। हेजल रंग आंखें सूजी हुई थी। बालों को खोलने के बजाय सिंपल से ब्रेड हेयर स्टाइल में मुकीद किया गया था। अच्छी बात है, अब रास्ते से हटो। आजम शाह का लहजा एहसास से आ रही था। आप अच्छे लग रहे हैं। वह आगे से पीछे हटने के बजाय उसकी तारीफ करने लगी। वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस स्लीवलेस कोहनियत तक फोल्ड किए वाकई बहुत शानदार लग रहा था। जानता हूँ, बल्कि अगर ये कहा जाए कि नीचे बहुत सी लड़कियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जान गया हूँ तो गलत नहीं होगा। अर्ज़म शाह कंधे उचकाकर बोलता। जायशा खान का खून जला गया। कौन सी लड़कियाँ? वो अपने आंसू रोकते हुए फौरन से सवाल करने लगी। लहजे में गुस्से और जेलसी की रमक वाज़ेह थी। वो इसे जवाब दिए बिना साइड से निकलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अर्ज़म सॉरी। वो भीगी आवाज़ में उसे सॉरी कहती अपनी पैरों को छूती फ्रॉक संभालते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी। तुम्हारा हर दफ़ा का यही है। मुझे तुम्हारी सॉरी कहने या कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसे रुक कर जवाब देने की बजाय तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते जवाब दे रहा था। अर्ज़म प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। वो इसके पीछे सीढ़ियाँ उतरती हुई रोते हुए बोली। वो रुक कर इसका आंसू से भीगा चेहरा देखने की बजाय आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि अगर वो इसके आंसू देख लेता तो शायद ही अगले पल मान जाता। तुम अभी चंद दिन पहले खुद ही कहा था तुमसे दूर रहूं, तो इट्स ऑल राइट। मैं दूर हूँ और इसी तरह से सुकून में हूँ। मुझे तुम्हारे एहसान जताने वाली कुर्बत नहीं चाहिए। ज़रा सा पास आ जाओ तो तुम्हारा रोना धोना ख़त्म नहीं होता, यूँ जैसे किसी वहशी इंसान ने तुम्हें छू लिया हो। तो इससे बेहतर यही है कि हम दूर रहें क्योंकि अभी तुम मेरे पास आने के लिए मेंटली तैयार नहीं हो। वो दबे दबे गुस्से से गर्राते हुए लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। एक दफ़ा भी रुक मोड़ कर उसकी तरफ नहीं देख पाया। अर्ज़म प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, आप प्लीज़ पाकिस्तान। वो आखिरी सीढ़ी के उतरते हुए कुछ बोल रही थी जब उसकी फ्रॉक इसके पैरों में रोल चुकी थी। वो चीख मारती रेलिंग जोर से थामे हुए खुद को गिरने से बचाव करने गई, वरना इस दिन की तरह इसके चेहरे पर ज़रूर लग जाती। इसकी चीख पर अर्ज़म शाह ने तेज़ी से रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा जो लाउंज के दाखिली दरवाजे पर था। लंबे लंबे ढकभर था उसकी तरफ आते उसी सीढ़ियों से खींच कर उतारते जोर से रेलिंग के साथ लगाता उसके नज़दीक हुआ था। क्या चाहती हो तुम जायशा खान? जब जायशा बीबी चाह रही थी कि इन्हें चाहा जाए तब अर्ज़म शाह दीवानगी की हद पार कर जाए, और जब जायशा मैडम का मूड नहीं है तब अर्ज़म शाह 100 फीट का फासला इख्तियार कर ले। क्यों करती हो ऐसा? क्यों हमेशा अपनी इन हरकतों से मुझे तकलीफ देती हो? तुम जानती हो मैं जायशा खान को लेकर पागल हूँ और तुम इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुझे मज़ीद पागल बनाती हो। क्यों? वो गुस्से से धाड़ता हुआ उसका चेहरा अपने हाथ में दबोच गया। मैंने आपको अपने अल्फाज से बहुत हर्ट कर दिया अर्ज़म, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो अपने जबड़े से इसका सख्त हाथ हटाने की नाकाम कोशिश करती घुटी घुटी आवाज़ में बोली थी।
हाँ, तुम कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, सब कुछ ही हो जाता है। कम ऑन ज़ायशा खान, कुछ नया सुनाओ। ये सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। वह इसका जबड़ा अपने हाथ की गिरफ्त में से आज़ाद करता, इसके कान के पास होट करता गर्राया था। ज़ायशा खान इसके गर्राने पर अपनी जगह से उछलती, इसकी कमीज जोर से अपनी मुट्ठियों में भर गई। आई एम सॉरी, वो फुट फुट कर रोती इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं अर्ज़म, आपने तो सारी उम्र साथ रहने का वादा किया था। आप अपनी जी को यहाँ अकेला छोड़कर बैरून मुल्क कैसे जा सकते हैं? वो बच्चों की तरह रोती हुई इसे इल्तिजा करते हुए इसकी पुश्त अपने गिर्द अपने दोनों हाथ बांध गई। तुम्हें सिर्फ मेरे वादे याद हैं। क्या आपने किए गए तमाम वादे भूल चुके हो? हमेशा वादा करती हो कभी मुझे खुद से दूर नहीं करोगी, कभी किसी दूसरे को मुझ पर फौकियत नहीं दोगी, और हमेशा मेरे वादे तोड़ती हो। वो इसके रोने पर आज पल में नरम पड़ने की बजाय गुस्से से बोलता हुआ उसे अपने सीने से अलग करने लगा। वह अलग होने की बजाय इसके साथ मजीद चिमटती, इसके पैरों पर अपने पैर रखते हुए इसके गर्दन में अपना हाथ डालती अर्ज़म शाह का चेहरा खुद झुका गई। अर्ज़म शाह इस दौरान संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। अर्ज़म शाह की गहरी सांसें उसका चेहरा दहकाती, उसके सुर्ख कर रही थी। इसे खामोशी से अपनी तरफ देखता पाकर वह इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने वाला था जब वह इसके लबों पर अपने लब रखती आंखें जोर से मिच गई। अर्ज़म शाह इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने के बजाय हैरानगी से आंखें फैलाता उसकी तरफ देखने लगा। बिल्कुल ऐसी ही हरकत इसने एक दफ़ा अपार्टमेंट में अंजाम दी थी जब वो इससे बुरी तरह से नाराज़ था। आज वो दूसरी दफ़ा इसे मनाने के लिए हरकत अंजाम दे रही थी। वो आंसू बहाते हुए इसके होठों को चूमती, इसकी कमीज का कॉलर अपने हाथ की मुट्ठियों में दबोच गई। अर्ज़म शाह ने जानबूझकर नाराज़गी का इजहार करते इसे अपने लब आज़ाद करवाने चाहे। जब वो इसके निचले होठ को जोर से अपने दांतों तले दबाती इसे ऐसा करने से रोकने लगी। जवाबन अर्ज़म शाह ने इसे बलाई लब को जोर से अपने दांतों में दबाते अपना बदला उतारा था। ज़ायशा खान अपनी आंखें वां करती इसे शिकवे से देखते हुए अपने नरमी से इसके होठ चूमती, अपने नरम से लम से इसके दिल में गुदगुदी का बास बन रही थी। वो जानता था वो इसके यूएसए जाने के इरादे को रद्द करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी देर बाद इसे नाराज़ हुआ था। इतनी जल्दी मान जाता तो इसे अर्ज़म शाह कौन कहता? वो इसकी आंखों में आंखें डालता उसका स्टीमना देखना चाह रहा था। आखिर वो कब तक उससे किस कर सकती थी? ज़ायशा खान से जितना हो सकता था अपनी किस का दौरीना बढ़ा रही थी, लेकिन इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देखकर वो इसके होठों को आज़ाद करती अपनी फूलती सांसों को हमवार करने लगी। अर्ज़म शाह के दुपट्टे के किनारे से अपने होठ पर लगी लिपस्टिक साफ करता सर झटक कर इसकी तरफ देखने लगा, जो 1.5 मिनट भी इसे किस नहीं कर सकी थी। ज़ायशा खान अपने आंसू साफ करती इसके चेहरे के सब तासरात देखने लगी। मैं अपनी हर चीज़ फाइनल कर चुका हूँ। अगले हफ्ते मेरी यूएसए की फ़्लाइट है। तुम्हारी ये कुछ देर की नज़दीकियाँ मुझे मेरा फैसला वापस लेने से रोक नहीं सकती। इसे अपनी तरफ देखता पाकर वो संजीदगी से बोलता बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अर्ज़म प्लीज़ ऐसा मत बोले, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? वो फिर से हिचकियों से रोती इसकी तरफ भागते हुए इसकी पुष्प पर सर टिकाती इसके गिर्द अपने हाथों का हिसार बांध गई। जिस तरह से पिछले 10-12 दिन मेरे बगैर गुजारे हैं, बिल्कुल उसकी तरह से आगे भी गुजार लोगी। मैं तुम्हें हर रोज़ मसीर होता हूँ, शायद इसीलिए बहुत आसानी से मेरी नाकदरी कर देती हो। 2 से 3 साल बाद मिलेंगे तो हमारे रिश्ते में एक चार्म नजर आएगा। मेरी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ भी बराबर की आग लगेगी। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम मुझे इस फैसले से हटा नहीं सकती। वह मजबूत लहजे में बोलता इसके हाथ अपने पेट से हटाने लगा। ज़ायशा खान इसके फैसले कुन अंदाज पर अपनी हिचकियाँ रोकती इसके मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। मैं बदतमीजी नहीं करूँगी, आपको प्यार भी करूँगी जैसे मुझे करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कदर करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाएं अर्ज़म। वो लाख ना रोने की कोशिश करती, फिर से शिद्दतों से रोती, इसके गले में हाथ डालकर उसके फराक सीने में चेहरा छुपाती बोलने लगी, करो प्यार, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम में इतना स्टेमिना है। तुम मुझे मेरे जितना प्यार दे सको नहीं दे सकती, तो मैं गारंटी से दे सकता हूँ। अर्ज़म शाह के गिर्द हाथ बांधने के बजाय संजीदगी से बोला। ज़ायशा खान इसके चैलेंजिंग अंदाज पर इसके सीने से चेहरा निकालती उसकी तरफ देखने लगी। वह इसकी हेजल नम आंखों में ना देखने की भरपूर कोशिश कर रहा था ताकि नरम न पड़ जाए। वह हमेशा उसे मनाने के बजाय खुद नाराज़ होकर बैठ जाती थी। इस दफ़ा वो इतनी जल्दी मानने का इरादा कतई नहीं रखता था। ज़ायशा खान फिर से इसके पैरों पर चढ़ती, इसकी कमीज़ के ऊपरी बटन खोलती, उसकी गर्दन में मौजूद सिल्वर चैन इस नज़दीक अपने होठ रख गई। अर्ज़म शाह के पूरे वजूद में स्पार्क हुआ था। इसका नरम लम्स इसका दिल तेज़ी से धड़काने का बास बन रहा था। वह इसकी गर्दन पर एक ही जगह सिक करती शायद लव बाइट बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से वो उसकी गर्दन पर बनाता था। इसका यूँ अपनी गर्दन को सिक करना अर्ज़म शाह को हैरत में मुब्तला कर रहा था।
आज पहली दफ़ा वो इस तरह से उसे अपना प्यार का इजहार कर रही थी। कुछ देर तक इसी जगह पर सिक करती वो यहाँ सुर्ख निशान छोड़ते हुए इसकी तरफ देखने लगी। अर्ज़म शाह जो इसके लम्स में मदहोश होता अपनी आंखें मूंदे हुए था, इसके अपनी तरफ देखते ही चेहरे के तासरात फिर से संजीदा कर लिए। जायशा खान रूहान सी होती अब इसका चेहरा नीचे करती, इसके बियर्ड ज़्यादा गालों पर नरमी से होंठ रखते इसकी तरफ देख रही थी। अर्ज़म शाह जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, इसे मजीद प्यार बटोरने की गर्ज से अपना फेस सीरियस रखा। जायशा खान फिर से इसकी गर्दन पर सिक करती मजीद एक सुर्ख निशान छोड़ने के बाद इसके चेहरे की तासीरात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी। इसके तासीरात को बदलते ना देखकर वो हौसला शकन हुई। आंखों में आंसू फिर से जमा हुए जिन्हें वो पीछे की तरफ धकेलने लगी। मुझे पता नहीं इन दिनों क्या हुआ था, अर्ज़म प्लीज़ पहले की तरह हो जाए। वो आंसू रोक कर बोलती इसके पैरों से नीचे उतर आई। बस इतना ही स्टीम में ना था तुम में? आज़म शाह का लहजा इस्तेहाज़िया हुआ। वह नज़रें झुका गई। इससे ज़्यादा वो क्या करती, इसकी समझ से बाहर था। वो ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ इतना ही प्यार कर सकती थी। मैं लाला से हमारी रुखसती की बात करूंगी, फिर आप रुक जाएंगे? वो भीगे लहजे में बोलती एक उम्मीद के तहत उसकी तरफ देखने लगी। अर्ज़म शाह गंग होता इसकी तरफ देखने लगा। जबान तालों से चिपकी थी। वो जो इसके जना से प्यार पर निढाल हो जाती थी, इसे रोकने के लिए अपनी पढ़ाई को भी भाड़ में झोंकती, सारी उम्र के लिए इसकी बाहों में कैद होने के लिए तैयार थी। और इस पर तसान वो इतनी बड़ी बात अपने लाला से खुद करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अर्ज़म शाह हैरान क्यों ना होता। अगर नहीं तो फिर मैं आपके यूएसए जाने से पहले ही हमेशा के लिए कश्मीर चली जाऊंगी। आपको खुदा हाफिज़ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे खुदा हाफिज़ कहना बिल्कुल मुश्किल लगता है। मैं जानबूझकर बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन अगर आप मुझे इस बदतमीज़ी के लिए 2 से 3 साल की सज़ा देना चाहते हैं, मुझे मंजूर है। कहते हैं महबूब की दी गई सज़ा भी एक लुफ्त होता है। जाए, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अपनी भीगी पलकें साफ करती हुई बोलती उसके सामने से हट गई। अर्ज़म शाह के दिल को कुछ हुआ था। वह बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ बढ़ती, शायद वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने वाली थी, जब अर्ज़म शाह उसे कोहनी से पकड़कर अपने मुकाबिल करता, इसके लबों पर झुककर अपनी पूरी कुव्वत से दांत काट गया। जायशा खान की सिसकी इसके होठों में दबी थी। इसके होठों को जख्मी करता हुआ एक हाथ इसके सर के पीछे रखते अपने लबों की मदद से इसके होठ वहाँ करता, इसकी ज़बान अपनी ज़बान से उलझा कर बाहर की तरफ खींचता, इस पर नरमी से अपने दांत काट गया। इसे एग्रेसिव मोड में आते देखकर जायशा खान थूक निगलते हुए इसकी कमीज़ का कॉलर अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। इसे यूं ही अपने बाजू में उठाकर वो लाउंज के सोफे की तरफ बढ़ रहा था। इसकी ज़बान सिक करते वो इसे अपने साथ लिए सोफे पर गिरता, इसके दोनों टांगे अपनी एक टांग से कंट्रोल कर चुका था। सोफे पर गिरने की वजह से जायशा खान की धड़कनें एक दफ़ा फिर से इसकी पथरीले सीने से टकराती इसकी सिसकी भरने पर मजबूर कर गई। वो इस पर जानबूझकर अपना सारा वजन डाले इसके चेहरे पर झुका, इसकी ज़बान का दुश्मन बना हुआ था। जायशा खान इसके कंधों पर हाथ रखती उसे इल्तिजाई अंदाज में दिख रही थी, जो उसके सांसें रोकने की दर पर था। वो शायद इससे भी ऐसा ही प्यार एक्सेप्ट करता था, लेकिन वो भला कैसे इसके लंबे चौड़े वजूद को उठा उठा कर पटक कर इसे अपने इतने एक्सपर्ट अंदाज में किस कर सकती थी। जायशा खान इसकी तरफ देखती रूहान सी होते सोच रही थी, हमेशा के लिए कश्मीर जाओगी मुझे छोड़कर? एक दफ़ा फिर से बोलने की जुर्रत करो, फिर देखो तुम्हारे होठों का क्या हशर करता हूँ। काफ़ी देर बाद उसकी ज़बान को आज़ादी बख्शता वो गुस्से की शिद्दत से घर्राते हुए इसके गाल पर अपने दांत गाड़ गया। जायशा खान सहम कर उसकी तरफ देखती निगाहें झुका गई। खुद भी तो मुझे छोड़कर यूएसए जाने की बात कर रहे हैं। वो निगाहें झुकाती शिकवा कुना अंदाज में बोली थी, मैं तो नाराज़ हूँ। नाराज़गी में मेरा दिल करेगा तो मैं ये दुनिया छोड़ने की बात करूँगा। तुम्हारी ये मुझे मनाने की बजाय उल्टी धमकियाँ देने वाली गंदी आदत कब ख़त्म होगी? वो दांत पीस कर बोलता, इसका जबड़ा अपने हाथ की गिरफ्त में कह लेते एक दफ़ा फिर इसके बलाई लब पर दांत काट गया। जायशा खान ने इसे सकते हुए इसकी कमीज़ को ज़ोर से अपनी हाथों की मुट्ठियों में दबोचा था। जायशा खान खामोशी से उसका गुस्सा बर्दाश्त करने लगी, क्योंकि पिछले दिनों से इसने भी तो इसके बिला फजूल के मूड स्विंग्स बर्दाश्त किए थे। लाला से रुखसती की बात क्यों करोगी तुम? क्या मैंने तुम्हें कभी फोर्स किया है? जाके लाला से ऐसी डिमांड करती फिरो। शर्म नहीं आएगी अपने मुंह से बोलते हुए मुझे रुखसती करवानी है? क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझा हुआ है कि मैं अपनी बीवी के इस बात पर इसके सोके वारी जाऊंगा, मुंह तोड़ूंगा?
तुम्हारा जो इस तरह के फजूल बातों पर अमल करने का सोचा भी तो। वो तीश व अश्ताल के आलम में कर रहा था। इसकी गर्दन पर झुककर अपनी पूरी शिद्दत से दांत गाड़ गया। जायशा खान इसके हिसार में मछली थी। आप भी तो कहते हैं लाला से बार बार रुखसती का। वो अपनी गर्दन पर इसकी शिद्दत बर्दाश्त करती सिसकियों के दरमियान नरोटेपन से बोली, मैं कुएं में छलांग लगाऊंगा तो क्या मेरे साथ छलांग लगा दोगी? मैं अभी अर्जम शाह की गर्दन से चेहरा निकालता दबे दबे गुस्से से बात जारी रखता। जब वो इसके इतने से जुमले पर जोर जोर से हाँ में सर हिलाती, उसके साथ कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई। अर्जम शाह मजीद बोलने के बजाय उसके सर अस्बात में हिलते सर को देखने लगा। लगा दोगी मेरे साथ छलांग? वो इसकी सदा पर अब की बार गुस्सा करने के बजाय गंभीर आवाज में गोया हुआ। जायशा खान ने फिर से जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। वो झुककर इसके होठों पर मौजूद खून की बूंदें अपने लबों से नरमी से चुनने लगा। वो गुस्से में इन पंखड़ियों को जख्मी कर गया था, लेकिन अब खुद को कोसता, अपने दिए गए जख्म पर नरमी और प्यार से मरहम रखता जायशा खान को सुर्ख कर गया। अभी मुझे छोड़कर कश्मीर जाने की बातें कर रही थी। इसके होठ नरमी से चुमने के बाद वो इसकी फ्रॉक के फ्रंट टसल्स खोलता बोझल लहजे में बोला। वो जवाबन खामोश रही। इसके हाथों की बेबाक हरकत पर गाल सुर्ख हुए थे। रुखसती करवानी है तुम्हें? वो इसकी खामोशी पर मजीद सवाल करता इसके दिल के मुकाम पर बेबाकी से अपने हाथ चलाने लगा। जायशा खान इसके सवाल पर सुर्ख पड़ी थी। बोलो, रुखसती करवानी है या तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारे मुंह से रुखसती की रजामंदी के साथ साथ लाला को खुद ही मनाने की तुम्हारी आला सोच सुनकर मैं खुशी से पागल होता बंदरों की तरह उछलूंगा? इसके जबान बंद करने पर वो इसकी धड़कनें जोर से अपने हाथों से मसलता, इसकी सिसकी भरने पर मजबूर करता दबी दबी आवाज में गुस्से से बोला था। अर्जम, वो सिसकती हुई इसके हाथ अपने हाथ पर रख गई। अर्जम ने इसके सिसकने पर भी इसकी धड़कनों से हाथ नहीं हटाया था। सुनो मेरी बात, अगर मुझे अपनी मर्जी से रुखसती करवानी हो तो बाखुदा मेरे पास 100 ऐसे तरीके हैं कि मैं तुम्हारी लाला से पहले ही अपनी ही रुखसती करवाने पर सबको मजबूर कर दूं, लेकिन मैं इन हरबों को आजमाने के बजाय तुम्हारी लाला के फैसले के दिल से कदर करता हूँ। ऊपर ऊपर से इन्हें छेड़ता हूँ। इनसे सिर्फ रुखसती का ही नहीं और भी बहुत से मजाक करता हूँ जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाए, पैरों तक सुर्ख पड़ जाओ तुम। मेरी बातें याद करके तुम्हारा चादर से मुंह निकालने को दिल ना करे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें लाला से अपनी रुखसती की बात खुद करनी चाहिए। बेगैरत समझा हुआ है मुझे या अपने लाला को? तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी डिमांड सुनकर वो तुम्हें क्या जवाब देते? वो क्या सोचते? वो मुझे बेगैरत समझते? वो सोचते कि मेरी गैर मौजूदगी में 10 दिन इस कमीने इंसान के पास रही है, इसी ने मेरी मासूम बहन को ये बकवास करने पर मजबूर किया होगा। मैं तुम्हारी लाला की नज़रों में सारी उम्र के लिए बेगैरत बन जाता और तुम हमेशा की तरह मासूम साबित होती। क्यों अपने बेवकूफ दिमाग से इतनी जल्दबाजी में फैसले लेती हो? शौहर नाराज है तो क्या अपनी इज्जत निफ्स भूल जाओगी? भाई बहन के रिश्ते का एहतराम भी भूल जाओगी? और आज से इसे नरमी से डील करने के बजाय जानबूझकर गुस्सा करता इसका दिमाग ठिकाने लगा रहा था, जो हमेशा अपना हर फैसला अपनी बेवकूफ़ी की नज़र कर दिया करती थी। और जमशाह की बातों पर जायशा खान पर घड़ों पानी पड़ा था। मुझे आपको रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था तो वह रूहान सी होती उसकी उससे नजरें मिलाए बगैर बोली, सदके अगर थोड़ा सा अपना ये दिमाग इस्तेमाल कर लेती तो शायद कुछ ज़्यादा नहीं तो ये ज़रूर सोच लेती कि मेरे बैरून मुल्क जाने के इस फैसले पर सबसे पहले आहन लाला मेरी चमड़ी उधेड़ते, फिर काजिम लाला और जोरीस लाला अपना हिस्सा डालते, मुझ पर अपना हाथ साफ करते और वो मुझे एक रात हवेली से बाहर बर्दाश्त नहीं करते तो 2 से 3 साल के लिए बैरून मुल्क कैसे भेजाने देंगे? कब अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करोगी? अज़म शाह के दिमाग पर अपनी उंगलियां बजाता सर झटक कर अफसोस से बोलता जायशा खान को लब फैलाने पर मजबूर कर गया। मतलब आप मजाक कर रहे थे? वो अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोसती गफी से बोली। मजाक नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था। अगर लाला मुझे बैरून मुल्क ना जाने देते तो मैं तुमसे फजूल में कुर्बतें बढ़ाना बंद कर देता, क्योंकि मुझे यूँ लग रहा था जैसे तुम ऑकवर्ड फील करती हो। मुझे अपने लम्स पर तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन कबूल नहीं है। तुम्हारे चेहरे का एक एक तासीर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अज़म शाह संजीदा रहा। वो चाहे बैरून मुल्क जाने वाला मजाक कर रहा था, लेकिन इस पर जाहिर नहीं किया था, क्योंकि ऐसे ही वो हर दफ़ा यूं ही जाने अनजाने में इसके जज्बात की नाकदरी करती थी। वो इसे इन छोटी छोटी बातों का एहसास दिलाना चाहता था। मैं ऑकवर्ड
फील नहीं करती अर्ज़म, बस इन दिनों मुझे पता नहीं क्या हुआ था। आई एम सो सॉरी। वो मासूमियत से सॉरी करती इसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहों का हार डाल गई। इसकी मजीद नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अर्ज़म शाह इसके चेहरे से निगाहें हटाकर इसके सरापे पर अपनी निगाहें उलझा गया। इसके फ्रंट खुले टसल से नज़र आती इसकी बदन की गहराइयों पर नजरें जमाता जायशा खान के गाल सुर्ख कर गया। इसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर वो इसके बदन के नशीब व फराज पर झुकता अपने लबों की शिद्दतें बढ़ाने लगा। जायशा खान इसकी शिद्दत भरे लम्स पर अपनी सिसकियां रोकती इसके कंधों को जोर से थाम गई। मेरे इतने से लम्स पर कांप जाती हो तुम। जिस दिन तुम्हारे पूरे वजूद पर होठों के बल चला था अपनी शिद्दतों के ज़रबे लगाऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा जायशा आज़म शाह। वो खुमार आलूद लहजे में इसके बदन की रनाइयाँ झलकते खद्दोखाल पर अपने अंगारा होठों का लम्स बिखेरने लगा। जायशा खान कानों की लो तक सुर पड़ती इसकी सिल्वर चैन में अपनी उंगलियां फंसा रही थी। इसकी गर्दन पर अपने दिए गए सुर्ख निशान देखती वो शर्म से बोझल होती पलकें झुका गई। वो अब इसकी हेजल आंखों में अपनी खुमार आलूद शहर दरंगा के गाड़ता इसकी धड़कनों पर अपने हाथों से बेरहमी दिखा रहा था। वो सिसकियाँ भरती उसे मजीद मदहोश करती अपनी आंखें मूंद गई। इसकी ये मीठी सी सिसकियाँ आज़म शाह के कानों में सुकून का बास बनती इसके जज्बात में मजीद आग भड़का रही थी। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग थी जायशा शाह। अगर आज के बाद मुझे अब महसूस हुआ मेरी मोहब्बत की नाकदरी की जा रही है, बाखुदा मैं रुक जाऊंगा। अगर तुम्हें प्यार लेना आता है तो इसे वापस करना भी सीखो। अपने अल्फाज से ही सही कभी कभार मुझे ये भी महसूस करा दिया करो कि तुम मेरे लम्ब से क्या महसूस करती हो। अर्ज़म शाह का लहजा अब धीमा हो चुका था, अंदाज समझाने वाला था। जायशा खान जोर जोर से हाँ में सर हिलाती इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यार करते हैं, आपके लम्स से बहुत सुकून मिलता है। वो अभी के अभी इसकी बात पर अमल करती बेहद क्यूट लगी थी। अर्ज़म शाह अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए इसके कान की लों को अपने दांतों तले दबा गया। गुड गर्ल। वो इसके कान में प्यार से सरगोशी करता इसका चेहरा अपनी गर्दन से निकाल कर इसके होठ नरमी से चूमने लगा। कुछ देर तक इन लबों को नरमी से अपने होठों में कैद में लिए कतरा कतरा इनका रस पीते अपनी कैद से आज़ाद करता वह इसकी हेजल आंखों पर अपने होठ रख गया। कोई आ ना जाए। अर्ज़म शाह को खुद में मसरूफ़ होते देखकर जायशा खान ने उसे जगह का एहसास दिलाया। अर्ज़म शाह ने अब्रू उठाकर उसकी आंखों में देखा। मेरा मतलब ये था कि हम कमरे में नहीं हैं, मुझे आपका लम्स अच्छा लग रहा है। वह इसके फिर से नाराज़ होने के डर से मासूमियत से अपनी बात की तफसील देने लगी। लव बाइट्स अच्छी बना लेती हो तुम। वो अपनी गर्दन पर इसके दिए गए निशान पर उंगली फेरता उसे छेड़ने लगा। जायशा खान अपनी होठों की शर्मीली सी मुस्कुराहट छुपाने के लिए निगाहों का जाविया बदल गई। जब एक बात याद आने पर वो फिर से इसकी तरफ देखने लगी। कौन थी वो लड़कियां जिन्होंने आपकी तारीफ की थी? वो इसका गिरेबान अपने हाथ की मुट्ठियों में दबोचती एकदम से गुस्से से पूछने लगी। अर्ज़म शाह इसकी इस अचानक रिएक्शन पर पहले तो हैरान हुआ, फिर इसकी बात समझता मुस्कुराहट रोकने लगा। थी कोई 3-4। इनके साथ साथ इनकी कुछ दोस्तें भी थी जो आंखों ही आंखों से मेरी तारीफ कर रही थी। वह अपनी हंसी दबाता उसे मजीद तंग करने लगा। कौन? आप लड़कियों वाली साइड पर क्या कर रहे थे? जायशा खान के लहजे में गुस्से की रमक वाज़ेह थी। तुम्हें लगता है मैं बिला फजूल में लड़कियों वाली जाकर अटेंशन लूँगा? लड़कियों से मुराद मेरा लापी, मरा और एजल थी। उन्होंने तुम्हारे सामने ही यही लाउंज में मेरी तारीफ की थी। मैं तो सिर्फ गुस्से में तुम्हें भी इतना ही आग लगाना चाह रहा था जितने मेरे अंदर लगी थी। वह हंसकर बोलते हुए अब इसके फ्रंट टसल ठीक कर से बांध रहा था। इसकी हंसी पर जायशा खान कुछ मुतमईन होती। कितने दिनों बाद उसके सामने वो यूं हंसा था। चलो बाहर चलते हैं, बाहर केक कटिंग सेरेमनी होने वाली होगी, सब इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। बस की शहरक थोड़ी सी देर सिक करने के बाद इसके माथे पर अपने होठ रखता अपने लजीज जज्बात पर बेड़ियाँ डालते इसके ऊपर से उठता इसे अपने साथ उठाते हुए बोला, जिस पर जायशा खान ने हाँ में सर हिलाया। वह अपनी सफ़ेद कमीज़ के ऊपरी बटन बंद करने के बाद इसके सर और सरापे पर ठीक से दुपट्टा उड़ाता इसे अपने साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। लॉन में केक काटने से पहले हाजिक खान और मेराल की रुखसती की डेट का माइक में ऐलान किया जा रहा था, जो अभी पेंडिंग थी। इस हफ्ते के आखिर में इन दोनों की रुखसती की तारीख तय की गई थी। इस अनाउंसमेंट के दौरान हाजिक खान के होठों पर मुस्कुराहट
मुसलसल अहाता किया हुआ था, जिस पर सहसवार शाह ने उसे छेड़ना खुद पर फर्ज समझा। कुछ ही मिनटों के बाद यावर शाह और यसरा शाह के अकीके का केक पहले मर्दों वाली साइड पर काटा जा रहा था। यसरा हारून शाह के बाजू में थी तो यावर शाह दरियाब शाह के बाजू में, जबकि अजमेर शाह काजिम के बाजू में था। लड़कों वाली साइड पर फैमिली के तमाम मर्द और इनके मेल फ्रेंड्स हारून शाह दरियाब शाह के पास खड़े हुए तालियां बजाते मुस्कुरा रहे थे। केक हारून शाह और दरियाब शाह ने काटा था। अजमेर शाह ने इस दौरान भी यावर को चांटा मारने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन काजिम शाह अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए इसके छोटे छोटे हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़ता अपने लबों से लगाता रहा। यहाँ केक काटने के बाद औरतों वाली तरफ भी 2 केक काटे जाने वाले थे। मर्दों और औरत के दरमियान भी पर्दा हाइल था, इसीलिए खूबसूरत सी सजावट दोनों तरफ सेम करवाई गई थी। केक काटने के दौरान आहान को यहाँ ना देखकर अजल शाह ने इसे फोन मिलाकर जबरदस्ती लाड़ से थोड़ी सी देर के लिए यहाँ बुलवाया था, क्योंकि अकेली गुलाली अपने बच्चों को केक काटती अच्छी ना लगती। हवेली की तमाम लड़कियां ज़ोहरा मॉम और शाह बीबी इस वक्त गुलाली के पास खड़ी आहान शाह के यहाँ आने का इंतजार कर रही थी। यसरा शाह और यावर शाह को यहाँ पहले से भेज दिया गया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट के इंतजार के बाद आहान शाह यहाँ औरतों वाली साइड की तरफ आता दिखाई दिया। इस दौरान वो अपने बाजू में मौजूद अजमेर से मुस्कुरा कर बातें करता उसका गाल चुम रहा था, जिस पर इसके बेटे ने नाखून की छोटी सी खराशें मारी थी। अजमेर से निगाहें हटाकर सामने की तरफ देखा तो नजरों ने गुलाली से हटने से इनकार किया था। वो इसके तोहफे में दी गई पिंक एम्ब्रॉयडरी सी फ्रॉक में मलबूस लाइट सा मेकअप की इसकी तोहफे में दी गई ज्वेलरी पहने हुए थी। नाजुक कलाइयों में इसकी दी गई चूड़ियां और गजरे पहने गए थे। आहान शाह ये 3 से 4 कदम ऊपर करने की बजाय वहीं पर खड़ा यकटक उसकी तरफ देखने लगा। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो इसके तहफ़ को इस तरह से कबूल करती उसे शौक करेगी। आ जाओ, तुम्हारी ही बीवी है, बाद में सुकून से ताड़ लेना। महराल शाह ने हंसते हुए से दूर से हाँक लगाई थी, जिस पर सब लड़कियों की दबी दबी हंसी गूंजी थी। गुलाली ने अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें उठाते हुए बेसाख्ता आहान शाह की तरफ देखा था, जो महराल को मसनूई गुस्से से घुरता गुलाली की तरफ कदम बढ़ा रहा था। गुलाली के करीब खड़े होते वो लाइटर उठाकर दोनों केक पर मौजूद कैंडल्स को जलाता गुलाली का नाजुक हाथ अपने हाथ में लिए दोनों केक कट कर चुका था। हर तरफ होर्डिंग और तालियों का शोर उठा। आहान शाह ने थोड़ा सा केक पकड़कर गुलाली के होठों के करीब किया, जो इससे निगाहें मिलाए बगैर सुर्ख गालों से थोड़ा सा मुंह खोलकर ये केक खाती इसकी गहरी निगाहों की तपिश खुद पर महसूस करने लगी। लड़कियां कितना ही महंगा लिबास पहनकर मेकअप और ज्वेलरी से खुद को क्यों ना सजा लें, लेकिन जब तक इनके चेहरे पर शौहर की मोहब्बत के रंग ना खुले वो खूबसूरत नहीं लग सकती। और यही हाल तुम्हारे साथ है। तुमने दुनिया वालों के सामने खुद को खुश जाहिर करने के लिए खुद को हर लिहाज से तैयार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे से आहान शाह की मोहब्बत के रंग गायब है। गुलाली को कोने वाली टेबल पर अकेले बैठकर यावर को फीड करवाते देखकर जीनत कलसती हुई इसके करीब आकर बैठी। बिला फजूल में खुद ही बोलना स्टार्ट कर चुकी थी। गुलाली ने उसकी जली कटी आवाज सुनकर चौंक कर निगाहें उठाते हुए इसकी तरफ देखा। इसकी निगाहों का अरतास यावर शाह की तरफ बढ़ देखती वो अपना बड़ा सा दुपट्टा खुद पर फैला रही थी, जिसने यावर को डिस्टर्ब किया था। मैं आपकी इन बातों का मकसद समझी नहीं। गुलाली संजीदगी से जवाबन गोया हुई। मेरी बातें इतनी मुश्किल तो नहीं है। मुझे तो लगता है तुम आहान के लिए आज भी एक नौकरानी की हैसियत रखती हो। और रही तुम्हारे बच्चों की बात, वो तुमसे अपना वारिस पैदा करवाने के लिए ज़बरदस्ती भी कर सकता था। फिर तुम्हारा यूं बनना संवरना कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट मसनूई मालूम होती है, तुम्हारे आंखों की चमक मानिंद है, चेहरे से प्यार या मोहब्बत की लालियां गायब है। ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर तुम एक पॉलिटिशियन की बीवी हो तो ज़रूरी नहीं है यूं आर्टिफिशियल तैयार और खुश होकर बाकी सब के साथ भी पॉलिटिक्स खेलो। कम ऑन बी रियल। जीनत से इसकी खुशी और आहान का अभी कुछ देर पहले उसे नज़र भर भर कर देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए कलस कर बोलती अपने दिल की तमाम सड़ी हुई बातें जबान पर ले आई। जीनत आपी, क्या आप रात को हमारे बेडरूम में हमारे साथ सोती हैं, या आपको रात को चुड़ैलों की तरह शादीशुदा जोड़ों के कमरे में घुसने का कोई खास मंत्र वगैरह आता है? शाह मेरे कितने दीवाने हैं, इस सवाल का जवाब आपको इसी दिन मालूम हो जाना चाहिए था, जब आपने लाला की निकाह वाली रात को किचन में हमारा रोमांस डिस्टर्ब किया था। आपके डिस्टर्बेंस से इनका काफ़ी मूड खराब हो गया था, जिसका बदला भी उन्होंने मज़ीद रोमांटिक होते मुझसे। खैर छोड़े, मुझे अपनी पर्सनल बातें किसी अजनबी के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और आप तो वैसे भी अभी तक कुंवारी है, शायद
इनके एग्रेसिव और बेवक्त रोमांटिक नेचर के मुतालिक सुनकर आपके दिल पर छुरियां भी चल सकती है। मुझे ज़रूर परहेज करना चाहिए। गुलाली अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बेहद एहतराम से उसे जवाब देती अंदर तक आग लगा गई। उसे जीनत का यूं अपने सामने बैठ जाना अच्छा नहीं लगा था। ये जानते बूझते वो यहाँ एक साइड पर यावर को फीड करवाने के लिए आई है, इसीलिए अपनी फ्रॉक दुरुस्त करती यावर को अपने हाथों से थपकने लगी, जिसने कसमसा के रोना शुरू किया। गुलाली के जवाब पर जीनत की आंखें फैल चुकी थी। इसे तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो यूं इसे टिका कर जवाब देगी। आज वो अपने जवाब से सैयद आहनशाह की बीवी लगी थी। इसकी इस तरह मुकाबिल को जेर कर देने वाला अंदाज। क्या आप यहाँ से जाएंगी? मुझे मेरे बेटे को फीड करवाना है। अपने बाबा जान की तरह अपना हक नहीं छोड़ता, और इस दौरान डिस्टर्बेंस तो इसे आपसे भी बुरी, जहर से भी ज्यादा बुरी लगती है। जीनत को हक्का बक्का होते देखकर गुलाली नरमी से मजीद गोया होते हुए रोते हुए यावर शाह को अपने सीने से लगा गई। इसकी फ्रॉक एम्ब्रॉयड थी, इसीलिए इसे फीड करवाने में मुश्किल हो रही थी। यावर कहाँ पे है बच्चे? आहनशाह नरमी से मल्हाशा को मुखातिब करता यहाँ वह गुलाली को तलाश कर रहा था, ताकि वो यावर को आसानी से पता लगा जा सके। इसके कुछ सियासी दोस्त अभी अकीका अटेंड करने आए थे। उन्होंने उसके बेटे को देखने की फरमाइश कर डाली थी, जिसकी वजह से आहनशाह को इस तरफ फिर से आना पड़ा, वरना वो केक काट कर किसी भी औरत पर निगाहें गलत डाले बगैर यसरा को लिए यहाँ से जा चुका था। यसरा अभी तक दूसरी साइड पर जोरी शाह के पास इसके बाजू में खिलखिला रही थी। यावर अगर हाजिर खान के बाजू में खुश रहता था तो यसरा भी ज्यादातर जोरी शाह के बाजू में खुश रहती थी। शायद उसे जोरी शाह में अपने बाप की झलक नजर आती थी। दोनों भाइयों के नकुश एक दूसरे से काफी हद तक मिलते थे। सिर्फ जोरी शाह की आंख की कमान का तिल सबसे मुनफरिद था। यावर जिद कर रहा था। गुलाली इसे वो आखिरी वाली टेबल पर लेकर गई है। मराशा अपनी कुर्सी से एहतरामन खड़ी होती इसे जवाब देते हुए इशारे से गुलाली का टेबल बता रही थी। गुलाली के साथ जीनत को बैठे देखकर वो सर को खम देता तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। कितनी ही लड़कियों की नजरें इस वक्त आहनशाह की तरफ उठी थी, जो किसी के देखे बगैर नाक की सीध में चलता गुलाली की तरफ बढ़ते अपने भूरे बालों में हाथ फेर रहा था। अपनी औकात भूल गई हो तुम? अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद करवा दूं, इस हवेली की नौकरानी तुम थी। मुझे कई दफा चाहे खाना अपने हाथों से सर्व कर चुकी हो। यू लिटिल गर्ल, जीनत अपनी बेगैरती पर दबी दबी आवाज में गुस्से से बोली थी। इसका ये तंज गुलाली के दिल पर बुरी तरह से लगा, लेकिन इसने चेहरे के तासीरात नॉर्मल रखे। गुलाली ने कुछ बोलने के लिए अपने होठ वहां किए थे, जब आहनशाह को यहीं पर आते देखकर जीनत को गुलाली को जवाब सुने बगैर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। यहाँ पर अकेली क्या कर रही? आहनशाह इसके करीब आता अपना सवाल मुकम्मल करता, जब यावर शाह को अपनी भूख मिटाते देखकर वो अपना जुमला अधूरा छोड़ता संजीदगी से जीनत की तरफ देखने लगा, जो अभी तक इनके सर पर खड़ी थी। कैसे हो आहन? आहन को अपनी तरफ देखता पाकर जीनत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मीठी सी आवाज निकालती इसका हाल चाल पूछते हुए नामहसूस अंदाज में अपना दुपट्टा बेतरतीब करती गले में डाल गई। सर पर तो इसने पहले ही नहीं लिया हुआ था, लेकिन सरापे पर थोड़ा बहुत लिया था। वो भी आहनशाह को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए हटा गई। आहनशाह ने नागवारी से निगाहों का रुख फिर से गुलाली की तरफ मोड़ा था। शाह साई, आप यहाँ मेरे सामने खड़े हो जाएं ताकि मैं किसी को नजर ना आऊं। कब से यावर डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसे आराम से फीड नहीं कर पा रही। जीनत आपीना कब से यहाँ बैठी है, मेरे बेटे को प्यार वाली गंदी नजर लगाई जा रही है। आहन की जीनत को कोई भी जवाब देने से पहले ही गुलाली इसका मजबूत हाथ अपने हाथ नाजुक से हाथ में थाम कर लाड़ से बोलती उसे अपने करीब कर रही थी। आहनशाह ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। गुलाली की मदाखलत पर तसाद इसके आखिरी जुमले पर जीनत जल जल कर मुड़ी थी। तुम यहाँ पर बैठकर इसे फीड क्यों करवा रही हो? मेहमानों से लॉन भरा पड़ा है, किसी की भी नज़र यहाँ पड़ सकती है। कमरे में जाओ या बाद में ये काम कर लेना। आहनशाह को इसके यहाँ पर बैठकर यावर को फीड करवाने पर शदीद गुस्सा आया था, लेकिन वो जब्त करता मध्यम लहजे में बोला। आहनशाह की आंखों में गुस्से की लाली देखती गुलाली इसका कल सड़क वाला रूप याद करती अंदर तक लर्जी थी। ना जाने क्यों वो इसका कल वाला गुस्सा नहीं भूल पा रही थी। मैंने कोने में सबकी तरफ से पुश करके बैठी हूँ, किसी को भी नजर नहीं आ रही। और अब तो आप आ गए हैं ना, आपके सामने तो अब जीनत आप ही को भी नजर नहीं आ रही होगी। यार यावर रो रहा है, ये काम मैं बाद में नहीं कर सकती।
गुलाली इसकी निगाहें मिलाए बगैर जवाब देती यावर की तरफ देखने लगी। दिल जोरों से धड़कता पागल हो रहा था। इसकी लो देती निगाहों की तपिश गुलाली को हलक तर करने पर मजबूर कर रही थी। तुम कमरे में भी जा सकती हो गुल, यहाँ से उठो। आंचा इसकी सरापे से बमुश्किल निगाहें चुराता संजीदगी से बोलते अब वार्न करती निगाहों से रुख मोड़ता जीनत की तरफ देख रहा था, जो अभी तक ढीठों की तरह यहीं पर खड़ी थी। वो अभी भी कुछ देर पहले गुलाली की इस बेतरतीब हालत में इसके सामने बैठी उसे देख रही थी। आंचा को गुस्से से मीटर शॉट हो रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा इस वक्त किसी पर नहीं निकाल सकता था। जीनत उसकी सुर्ख होती है हरी आंखों को देखकर झरझरी लेती जल्दी से वहां से 9-2-11 हुई थी। क्यों आपको यहाँ सबकी मौजूदगी में मेरे पास खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा? क्या आप लोगों की बातों को सच साबित करना चाहते हैं? जीनत के जाने के बाद वो अपने आंसू रोकती आंचा को जवाब देती रही थी। गुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं औरतों वाली साइड पर सिर्फ अकेला मर्द खड़ा खुद को ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ यावर को लेने आया था और तुम किन लोगों की बातों की बात कर रही हो? आंचा उसे नरमी से जवाब देता आखिर में चौंक कर इफ्तिसार करता नासमझी से उसे देख रहा था। कुछ नहीं, जाए आप यहाँ से, मैं कमरे में चली जाती हूँ। वह अपने हलक में आंसू का गोला नीचे उतारती यावर को खुद से अलग कर रही थी जब आंचा कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल सामने बैठा था। वह आंचा के लंबे चौड़े वजूद में बिल्कुल छिपी हुई थी। काफी लड़कियां दिलचस्पी से इनकी तरफ देख रही थी, लेकिन आंचा की चौड़ी पुष्ट के अलावा वो कुछ भी देखने से कासिर थी। यावर शाह बार बार डिस्टरबेंस का सामना करता अब चीख चीख कर रोना शुरू कर चुका था। भूख लगी है इसे, तुम्हारे कमरे में जाने तक पागल हो जाएगा ये। और मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? गुलाली को फ्रॉक ठीक करते हुए खराब मूड के साथ कुर्सी से खड़े होते देख कर आंचा उसे कलाई से खींचकर वापस से कुर्सी पर बिठाता अपनी कुर्सी उसके मजीद नजीक करते नरमी से पूछने लगा, आप यहाँ मेरे पास बैठकर ऑकवर्ड फील कर रहे हैं? आपको यहाँ पर मजीद नहीं बैठना चाहिए। मैं यावर को कुछ देर में आपके पास भिजवा दूंगी। गुलाली उसे जीनत की बातें बताने की बजाय अपनी आंखों के भीगे किनारे साफ करते रोते हुए यावर को थपकने लगी। आंचा इसकी भीगती आंखों को देखकर परेशान हुआ था। इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो वो फजूल में अपना मूड ऑफ कर रही थी। गुल, मेरा वो मतलब नहीं जो तुम समझ रही हो जाना। मुझे तुम्हारे पास बैठना नहीं बल्कि इतनी औरतों के दरमियान में खड़े होना ऑकवर्ड लग रहा है। और मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? एक तो मैं पहले इतनी प्यारी लग रही हो तुम, इस पर तसाद अपनी खूबसूरत इन आंखों को भिगा कर मुझे घायल करने के पूरे इरादे हैं तुम्हारे, राइट? आंचा इसके हाथ अपने हाथ में थामते हुए नरमी से बोलता इसके चेहरे पर झुक कर इसकी आंखों पर होठ रख गया। गुलाली सबके सामने इसकी इख्तबारी पर सुर्ख पड़ती निगाहें झुका गई। पहले इसकी जरा सी बात बुरी तरह दिल पर लगी थी और अब इसके छोटे से इफेक्शन के इजहार पर पलके खुद ब खुद आरज़ू पर सजदा रेज हुई थी। इसके चेहरे पर बिखरते रंग आंचा को हद से बढ़ने पर मजबूर कर रहे थे। तुम्हारी इतनी तैयारी का मैं क्या मतलब समझूं? इसे निगाहें झुकाकर यावर को फिर से फिट करवाने में मसरूफ देखकर बस के चेहरे पर निगाहें जमाता गंभीर आवाज में गोया हुआ। इसके सवाल पर गुलाली के गले में गिल्टी भर के मालूम हुई। मैं अपने बच्चों की तकरीब के लिए तैयार हुई हूँ। वो लड़खड़ाते लहजे में उसे अपनी तैयारी की वजह बताने लगी। राइट, ऊपर से नीचे तक मेरे दिए गए तोहफों में मलबूस तुम बच्चों के लिए तैयार हुई हो, जिन्हें तुम्हारी तैयारी में नहीं सिर्फ तुम्हारी धड़कनों से मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम आज बच्चों के बाबा के लिए तैयार हुई हो, जिसके लिए हर काम से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी छोटी छोटी तैयारी, तुम्हारी एक एक अदा, तुम्हारी एक एक हरकत से लेकर तुम्हारे एक एक नक्श का जायज़ा लेना है। वैसे सर तपाव देखता है ब्रूज खाते हुए शरारत से पूछने लगा। इसके लहजे में बेबाकी का अंसर महसूस करते गुलाली का रंग तांबे की मानीन सुर्ख हुआ था। कुछ बोल दो वरना मैं यूं ही खुश फहमी का शिकार होता रहूंगा। इसकी खामोशी पर आंचा का लहजा गंभीर हुआ। क्या बोलूं? गुलाली हुनूस निगाहें झुकाए कंफ्यूज अंदाज में बोली, जो तुम्हारे दिल में है। आंचा इसकी बाई कलाई में पहने गजरे पर अपनी उंगलियां फेरता लहजे में एक आंस लिए बोला था। अब इससे दूर रहना बेहद मुश्किल था। फ्रॉक खरीदनी ही थी तो कोई खुली सी खरीद लेते, जिसमें मैं कम से कम सांस तो ठीक से ले सकती और बच्चों की ज़रूरत पूरी करते हुए भी मुश्किल पेश ना आती। गुलाली की ज़बान अचानक से फिसलती हुई से शिकवा कर गई। वो इस फ्रॉक में जितनी खूबसूरत लग रही थी, इसकी फिटिंग ने उसे उतना ही तंग किया था।
खुली खरीदता तो खूबसूरत नज़ारे देखने से महरूम रह जाता। अभी तो इन नज़ारों को सबके सामने नज़र भर कर देखने की गुस्ताखी नहीं करना, और तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे रजामंदी नहीं दोगे। अगर तो आज भी सिर्फ मेरे जज्बात में आग लगाने वाला काम किया है तो मुझे पहले ही बता दो, ताकि सब दोस्तों के साथ हवेली की बैक साइड वाले रूम में बंद हो जाऊं, क्योंकि तुम्हारी इतनी तैयारी के बाद तुम्हारे करीब होते हुए भी तुमसे दूर रहना मेरी सांसें रोक सकता है। आंशा का ना सिर्फ लहजा खुमार आलूद था, बल्कि आंखों में भी खुमार की शदीद सुर्खी थी, जिस पर गुलाली सटपटा कर निगाहों का जाविया बदल गई। आज तुम्हारी खामोशी नहीं चलेगी मेरी डकैत पठानी, हाँ या ना में जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब ना में होगा, मैं कसम खाता हूँ अपने जज्बात पर बेड़ियाँ डाल लूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़बान की खामोशी मंजूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें आज मुझे कोई और ही कहानी सुना रही है। इसकी खामोशी आंशा को बेचैन कर रही थी, जिस पर वो बेताबी से गुलाली से इफ्तिसार करता इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। यावर को ले जाए, इसका पेट भर गया है। गुलाली इसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपने जोरों से धड़कते दिल पर काबू पाती फ्रॉक दुरुस्त करते हुए यावर इसके हवाले कर गई। इस दौरान इसने आंशा की तरफ देखने से गुरेज किया था। इसे इसकी आंखों की सुर्खी से डर लग रहा था। इसकी आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर आबाद था। वो इनकी जज्बात की रोह में बहकता अपने जुनूनी अंदाज से इसे अपने साथ इसी समंदर में बहा ले जाता। वो तो इसकी एक किस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भला कैसे अपनी नाजुक जान पर इसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर पाती। जरताज अम्मा ने आज इसकी जो हिम्मत बांधी थी, वो हिम्मत फिर से ख़त्म होती महसूस हो रही थी। इसके बाद पलटने पर आंशा गहरी सांस भरता इसके हाथों से यावर को थामता कुर्सी से खड़ा हुआ। दुपट्टा ठीक से लो। गुलाली को टेबल पर अपनी उंगलियों से डिज़ाइन बनाते देखकर आंशा ने उसे संजीदगी से हुक्म दिया, जिस पर वो अगले ही पल अमल करती अपने सर और सरापे पर दुपट्टा फैला गई। वो इस पर एक आखिरी निगाह डालता सबकी नज़रों को इग्नोर किए यावर शाह को यहाँ से लिए मर्दों वाली साइड की तरफ बढ़ गया। गुलाली तब तक उसे देखती रही जब तक इसकी चौड़ी पुश्त इसकी निगाहों से ओझल न हो गई। सब लड़कियों को आंखें फाड़ फाड़ कर अपने शौहरों की तरफ यूं नदीदों की तरह देखना इसे सख्त जहर लगा। खैर वो खुद पर जबर करती यहाँ से उठते हुए जीनत को आंखें घुमाकर एटीट्यूड से देखती मरा एजल और महराल और जायशा खान की तरफ बढ़ गई। जीनत जो पहले ही जल जल कर राख हो रही थी, गुलाली का यह एटीट्यूड उसे जलते तवे पर बिठा गया। रात के 12 बजने वाले थे। वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। यावर और यसरा भी इसने अर्जम शाह के हाथों इसके कमरे में पहुंचाए थे। खुद वो अपने कहे के मुताबिक शायद सब दोस्तों के साथ बैठा इनकी महफिल एंजॉय कर रहा था। गुलाली यूं ही तैयार बैठी बच्चों को सुलाने के बाद उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे लग रहा था वो उसका जवाब सुने बगैर भी दिल के हाथों मजबूर होकर कमरे में ज़रूर आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। गुलाली हर वो पुराना लम्हा याद कर रही थी जब वो इसकी पनाहों में इसके रहम व करम पर होती थी। वो तो तब हर रात इसे अपनी पनाहों में लेने के बाद भी फजर तक आज़ाद नहीं करता था, और अब अगर वो इसकी पनाहों में इतने अरसे बाद कैद हो गई तो वो इसका क्या हाल करेगा। बस यही सोच सोच कर गुलाली को ठंडे पसीने आ रहे थे। इसकी पनाहों में जाना भी जाती थी, लेकिन मुंह से इकरार करते हुए भी शर्म आ रही थी, और इस पर तसाद इसकी जुनूनी और एग्रेसिव तबीयत सोचते हुए बार बार गले में गिल्टी भर के मालूम हो रही थी। नीचे लॉन्ज में वो जीनत चुड़ैल सब लड़कियों के साथ मौजूदगी, क्योंकि महराल और मरहा ने अपनी सहेलियों को जाने नहीं दिया था, जिन्हें देखा देखी इनकी कुछ कजन्स भी रात रुक चुकी थी, जिनमें जीनत सर फहरिस्त थी। वो तो पहले ही इनके रिश्ते को लेकर अल्लाह जाने कौन कौन सी बातें बनाती थी, और अब आहान को अभी तक कमरे में आते ना देखकर वो ना जाने क्या सोच रही होगी। गुलाली को खामखा में ये फिक्र सताई जा रही थी। इसके आयाम खास कुछ पिछले हफ्ते एहतदाम पजीर हो चुके थे। आज वो बहुत दिल से इसके लिए तैयार हुई थी, ताकि दोनों में मौजूद इस फासले को अबूर कर लिया जाए। घड़ी की सुई जब 12 से क्रॉस होने लगी तो गुलाली का दिल इस खाली कमरे को देखकर अजीब सा होने लगा। जीनत की बातें सोचते हुए आंखें फिर से भरने लगी। रोने का बहाना जो चाहिए था, तकरीबन आधे घंटे तक ये थोड़ा रोना हिचकियों में बदल चुका था। वो कैसे उसकी इतनी तैयारी को इग्नोर कर सकता था, चाहे वो इस वक्त मुंह से कुछ नहीं फूटी थी, लेकिन इसकी आंखें तो पढ़ पाता। फिर इसे इतना सताने का मकसद, वो अभी यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला। आंशा को अंदर दाखिल होते देखकर वो लंबी सी हिचकी लेती कमरे में जलता अपनी साइड का वाहिद लैंप भी बुझा गई, लेकिन लैंप तब बुझाया जब वो इसे रोते हुए देख चुका था। वो तड़प उठे
और वो ऐसा ही हुआ था। वो दरवाज़ा बंद करता तड़पते हुए इसकी तरफ बढ़ा। कमरे में इस वक्त हर सू अंधेरा था, सिर्फ 0 बल्ब की लाइट सी रोशनी हुई थी। गुल, आंशा इसकी साइड पर आता इसके करीब बैठकर फिक्रमंदी से पुकारने लगा। साथ ही उसकी साइड का लैंप ऑन किया। वो इसकी पुकार का जवाब देने की बजाय औंधे मुंह होती पहले से ज्यादा रोने लगी। इसकी रोने की वजह हिचकोले खाते वजूद को देखते आंशा हैरान परेशान हो रहा था। इसे आज हर थोड़ी देर बाद क्या होता जा रहा था वो समझ ना सका। फ्रॉक काफी फिटिंग में थी, डिजाइन्स फ्रॉक थी, इसीलिए पीछे का गला काफ़ी डीप था जिस पर आंशा की निगाहें अभी पड़ी थी। वो नीचे वो खुद पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़े हुए थी, इसीलिए वो इसकी बैक देख नहीं पाया। वो इसकी बल खाती कमर से निगाहें चुराता इसे कोहनी से पकड़कर इसका रुख सीधा अपनी तरफ मोड़ने लगा। छोड़े मुझे, अभी भी क्यों आए हैं कमरे में? पूरे इस्लामाबाद में ऐलान करते कि गुलाली आंशा की क्या औकात है। वो सरत से अपनी कोहनी छुड़वाती रोते हुए दबे दबे आवाज़ में गर्राई। आंशा इसके रिएक्शन पर हैरान दर हैरान हो रहा था। गुल, क्या हुआ यार? वो परेशानी से उसकी कलाई पकड़ने लगा। जब वो इसकी पहुंच से दूर होती अपनी कलाइयों से गजरे उतार कर इसके सीने का निशाना लेती, गुस्से से इस पर उछाल गई। रोने की वजह काजल और मस्कारा आंखों के इर्द गिर्द फैलता आंसुओं की सूरत में गालों पर बह रहा था। रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? इसे अब गजरों के बाद सोने की चूड़ियां उतारते देखकर वो तेजी से उसके करीब होता, उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर खुद के नजदीक खींचता नरमी से पूछने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने नसीबों को रो रही हूँ, अपनी औकात याद करके रो रही हूँ। वो रोते हुए चिल्लाई। आंशा इसकी कलाई पीछे उसकी कमर की तरफ मोड़ते इसे खुद के नज़दीक करता इसके रोए रोए चेहरे की तरफ देखने लगा। मुझसे नाराज़गी का इजहार क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? वो दूसरे हाथ से इसकी ठोड़ी को ऊंचा करता इसके चेहरे को अपने मुकाबिल करता प्यार से पूछने लगा। आपने आज साबित किया, आपकी नज़रों में मेरी औकात आज भी एक नौकरानी जैसी है। मुझे उस चुड़ैल जीनत की नज़रों के सामने डिग्रेड किया है। वो फुट फुट कर रोती से दूर होने की कोशिश कर रही थी। जब इसका मुद्दा सुनता इसकी कमर के गिर्द अपना हाथ बांधता उसे अपने मजीद नज़दीक कर गया। किस तरह से डिग्रेड किया है, एक्सप्लेन करो। आंशा का लहजा संजीदा हुआ था। इसे हिचकियों से रोते देखकर इसका दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन वो वजह नहीं बता रही थी। मैं ही पागल हूँ जो आपके लिए तैयार हुई, आपके दिए गए तोहफों में सच सवर कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था मेरा शौहर अपनी ज़बान का इतना पक्का और ढीठ है कि मुझे पूरे इस्लामाबाद में ऐलान करना पड़ेगा कि मेरी आंखें पढ़ ली हैं तो वक्त से कमरे में आ जाना। दूर हटो सैयद आंशा। वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिमाग के साथ चिल्लाती इसे अपनी कलाई छुड़वाती, अपनी पूरी कुव्वत से इसकी सीने पर मुक्के जड़ रही थी। इसे जब भी गुस्सा आता था वो आंशा की तरह खतरनाक होता था। आंशा इसके हाथों के इस नाजुक से जुल्म को इग्नोर करता अभी उसके अल्फाज के शहर में जकड़ा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी इसके अल्फाज के चुनाव पर हंसे या इसके आंसू अपने होठों से चुनता उसे चुप करवाए। वो बिल्कुल ब्लैंक होता इसकी तरफ देखने लगा। वो आखिर कहना क्या चाह रही थी? क्या कहना चाह रही हो? आंशा ने अब की बार जानबूझकर नासमझी का इजहार करते इसे खुद के मजीद नजदीक किया। बकवास करना चाह रही थी जो मैंने कर ली है, दूर हटे। वो इसके अनजान बनने पर अपनी आंखें रगड़ कर साफ करते दबे दबे आवाज में गर्राई। वो इतना ना समझ तो नहीं था जितना इस वक्त बन रहा था। किस की बातें दिल से लगा कर बैठी हो? क्या जीनत ने कुछ बोला है जो तुम्हारी हर बात में इसका जिक्र शामिल है? आंशा इसकी कमर पर गिरफ्त मजीद मजबूत करता संजीदगी से पूछने लगा। जिसने जो भी बोला है बिल्कुल दुरुस्त बोला है। मेरे चेहरे पर शौहर के मोहब्बत के रंग नहीं खिल सकते क्योंकि एक नौकरानी की हैसियत। गुलाली अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था जब आंशा इसकी सरापे से दुपट्टा खींच कर उतारता इसकी गर्दन पर झुकता अपने दांत काट गया। गुलाली का बाकी जुमला मुंह में रह चुका था। आज कितने महीनों बाद अपनी गर्दन पर इसका शिद्दत भरा लम्स महसूस किया था। वो रोना भूलती इसके भूरे बालों की तरफ देखने लगी। वो अभी तक इसकी गर्दन पर झुककर अपने दांतों के निशान पर लबों से सिक करता शिद्दत से लव बाइट बना रहा था। गुलाली के गाल सुर्ख हुए थे। सिर्फ तुम्हारे चेहरे को ही नहीं बल्कि आज तुम्हारे अंग अंग को अपनी मोहब्बत के रंगों से महका कर सुर्ख करूंगा। अपनी औकात पूछती हो ना तुम्हारे पूरे बदन पर आज सैयद आंशा अपनी शिद्दत की छाप छोड़ेगा। तुम्हारे दिमाग के तहखानों में ये बात ज़रूर बैठेगी, आइंदा से अपने शौहर से ये सवाल कतई नहीं करना वरना वो इससे भी ज़्यादा जालिम साबित हो सकता है।
वो इसकी गर्दन से चेहरा उठाकर इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में अपनी हरी सुर्खी छाई आंखें गाड़ता, एक एक लफ्ज पर जोर डालकर बोलते इसके फूले कान को अपने होठों में भरकर जोर से सिक करने लगा। आंचा के अल्फाज पर गुलाली के रोंगटे खड़े हुए थे। वो लजरती पलकों से उसकी तरफ देखने लगी। जिसने आज तुम्हारी औकात पे बात की है, वल्लाह वो सुबह तुम्हारे चेहरे पर मेरी मोहब्बत के बिखरे रंग देखकर खुद के आंसू रोते हुए अपनी औकात याद करेगी। तुम्हारे जिस्म का एक ऐसी इंच ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिस पर मेरे अंगारों होठों का लम्स ना हो। इतने अरसे बाद वसल की रात नसीब होने जा रही है। इतना टूट कर तुम्हें प्यार करूंगा, पागल हो जाओगी तुम। वो खुमार आलूद लहजे में बेबाकी से बोलता, इसके दूसरे गाल पर भी यही अमल दोहराने लगा। गुलाली कानों की लो तक सुर पड़ती इसकी कमीज सीने से अपनी मुट्ठी में जकड़ गई। तुम्हारा शौहर अपनी जबान का जितना पक्का और ढीठ है, इससे कई ज्यादा तुम्हारे लिए पागल है। लाख दिल को डपटते हुए भी सिर्फ तुम्हारा दीदार करने कमरे में चला आया। कसम खुदा की मालूम नहीं था इस कदर गुस्से में बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी, वरना कौन काफिर था जो इस रात एक मिनट भी जानते बूझते भी ज़ाय करता। इसकी खामोशी पर वो बोझल लहजे में बोलता, इसकी ठोड़ी को शिद्दत से अपने होठों में दबा रहा था। गुलाली अपना हलक तर करते हुए इसकी तरफ नजरें झुका गई। वो उसकी ठोड़ी से होते हुए इसकी शहरक की तरफ बढ़ता। यहाँ भी अपने होठों का शिद्दत भरा लम्स छोड़ते इसकी गर्दन पर गिल्टी भर के मादूम होते देखकर मुस्कुराया था। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी, वो झूठ बोलती बड़ी इल्ज़ामा होने लगी। अब इतना भी ढीठ नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखों में लिखी इंतज़ार की तहरीर ना पढ़ सकूँ जाना। वो शरारत से मुस्कुरा कर बोलता, इसकी छोटी सी नाक पर अपने होठ रखता इसके होठों को फोकस में लिए हुए था। जब गुस्से में मेरा पूरा नाम पुकारती हो, वल्लाह का माल लगती हो। इसे इतनी जल्दी रूहान सी होते देखकर आंशा मखमूर लहजे में बोलता इसके होठों पर अपनी पूरी शिद्दत से झुकाया। गुलाली आने वाले लम्हात का तस्वर करती अपने कपकपाते हाथों से इसकी सफ़ेद कमीज़ का कॉलर अपनी हाथ की मुट्ठियों में दबोच गई। वो इसके बलाई लब को अपने दोनों होठों में भरे इसके निचले होठ को दांतों से दबाने लगा। इसकी सांसों को तेज़ी से खींचते वो इसके होठों का सारा रस एक ही वक्त में निचोड़ लेना चाहता था। आंशा का एक हाथ इसकी कमर के गिर्द जबकि दूसरा इसके पिछली गर्दन के गिर्द लपटा हुआ था, जिस पर वो जोर डालता इस पर लम्हा लम्हा खुद के मजीद नज़दीक करता इसके होठों को पहले से ज़्यादा शिद्दत से कैद करता जा रहा था। गुलाली इसके लबों में सिसकियाँ भरती इसकी कमीज़ का कॉलर झंझोड़ती, लेकिन वो इसकी सुने बगैर अपनी आंखें मूंदता इसके होठों को बुरी तरह से सिक करता जा रहा था। काफ़ी देर तक इसके होठ शिद्दत से चुमने के बाद वो इसकी कमर से हाथ हटाकर इसके जबड़े पर रखता ज़रा सा खोलते हुए इसकी ज़बान पर काबिज हुआ था। गुलाली की हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थी, सांसें बुरी तरह से फूल रही थी, लेकिन वो परवाह किए बगैर मदहोश होता इसकी ज़बान के साथ अपनी ज़बान उलझाते हुए हौले से इस पर दांत रगड़ने लगा। इसके अंदाज पर गुलाली की गिरफ्त इसके कॉलर पर मजबूत हुई थी। कुछ देर बाद इसकी ज़बान छोड़कर वो इसे एक सेकंड की मोहलत भी दिए बगैर एक दफ़ा फिर इसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिए थे। इसे पीछे तकिए पर गिरा कर बैठे बैठे ही इस पर झुका था। इसके हाथ इतराफ में तकिए पर रखे थे। इसके ज़रा सा मचलने पर ये हाथ गुलाली के भूरे बालों में उलझा गए थे। इसके बालों में हाथ उलझाए वो इसके लबों पर अपना पागल लम्स छोड़ता दीवाना बनते हुए इसकी सांसों को हलक से खींचने लगा। गुलाली की अब बस हो चुकी थी। वह अपना सर हिलाती इसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़ती उसे होश दिला रही थी। आंचा इसमें अपनी सांसें उड़ेलता इन्हें हमवार करते इसकी सुर्ख जबान को फिर से अपने होठों में दबा गया। जब गुलाली ने हद से ज़्यादा हाथों पैरों से मजामत शुरू कर दी तो उस पर रहम खाता नरमी से इसके होठों को छोड़ते इसके माथे के साथ टेक लगाता अपनी फूलती सांसों को नॉर्मल करने लगा। गुलाली आंखें जोर से मिचती गहरे गहरे सांस भरने लगी। आंचा ने जज्बात पर से काबू खोते हुए फिर से इसके होठों को पागलों की तरह छूते बार बार होठों में भर कर छोड़ा था। अब तो इसे सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि लबों से भी इजाज़त मिल चुकी थी। वो पूरे हक से अपना हक को वसूलने वाला था। गुलाली का दिल बाहर आने को बेताब होता पसलियों से सर पटकने लगा। क्या तुम वाकई ही मुझे बर्दाश्त करने की सकत है? मुझे अपने वजूद की गहराइयों में बर्दाश्त कर लोगी या पीछे हट जाऊं? अभी भी वक्त है, अपने फैसले पर गौर व फिक्र कर सकती हो। इसे कांपते देखकर वो इसके होठों पर अपनी भूरी मूछें रगड़ता बेबाक सवाल करने लगा।
ये 2 बच्चे आपने खुद तो नहीं पैदा किए जो मुझसे मेरी बर्दाश्त का लेवल पूछा जा रहा है। गुलाली अपने वजूद की कपकपाहट पर काबू पाती कलस कर बोली थी। इसके तपे हुए अंदाज पर वो हंसता हुआ इसके होठों को अपने लबों में दबाकर नरमी से खींचने लगा। वो इसकी कमरे में लेट आने की वजह से गफी का इजहार कर रही थी। 2 बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हारे जवाब मुझे मात देने लगी है गुले जाना। आहनशाह इसके लबों को आज़ादी बख्श था। इसे दांत देने वाले अंदाज में बोलते अपनी कमीज के बटन खोलता इसे निगाहों के हिसार में लिए हुए था। गुलाली उसके खुले गिरेबान से नजर आते इसके सफ़ेद चट्टानी सीने से नजरें चुराती अपने नाजुक वजूद पर दिल में फातिया पड़ने लगी जो इसके देव हेकल वजूद के नीचे दबने वाला था। वो कितनी कितनी देर जिम करता रहता था जिसका सबूत इसकी वाइट टाइट वेस्ट से नजर आता था। इसका कसरती जिस्म बता रहा था। आहनशाह एक झटके से अपनी कमीज खुद से अलग करके दूर उछालता गुलाली पर साया फगन हुआ। इसे अभी इस पर अपना जरा सा वजन भी नहीं डाला था जब गुलाली के होठों से चीख बरामद होती उसे कहका लगाने पर मजबूर कर गई। जाना, थोड़ा फोर प्ले करने दो, चीखने वाला प्रोसेस बाद में स्टार्ट करते हैं। वह अपनी हंसी दबाकर बेबाकी से बोलता गुलाली के माथे पर अपने होठ सबत करता इसके भीगे होठों पर उंगली फेरते उसकी गर्दन पर झुकाया। वो अपनी चीख मारने पर तो जो शर्मिंदा हुई थी इसकी बेबाक बात पर कानों की लो तक सुर पड़ गई। आहनशाह उसकी सफ़ेद शफाफ गर्दन पर अपनी ज़बान फेरते इसकी ब्यूटी बोन पर दांत गाड़ने के बाद इसकी साइड गर्दन की तरफ आया था। इसकी साइड गर्दन पर जोर से दांत काट कर उसकी स्किन होठों में सिक करता वो गुलाली को सिसकी भरने पर मजबूर कर गया। गुलाली की पूरी गर्दन पर यूं ही निशान छोड़ता वो इसके बदन की रनाया खुमार आलूद निगाहों से दिखने लगा। फिटिंग टीप पिंक फ्रॉक में इसके बदन के खूबसूरत खद्दोखान एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। इसकी सांसों के उतार चढ़ाव की वजह से इसकी ऊपर नीचे होती धड़कनें आहनशाह के जज्बात में तगानियां मचाने का बास बन रही थी। आहनशाह इसकी धड़कनों पर नरमी से हाथ फेरता आज महीनों बाद इसे महसूस कर रहा था। गुलाली के पूरे वजूद में स्पार्क हो उठ रहे थे। इसके बेबाक हाथों के लम्स पर तसाद इसकी एक्सरे करती आंखों को अपने वजूद के अंदर धंसते महसूस करके वो लाल टमाटर बन चुकी थी। ऊपरी नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब मेन नज़ारा देखने के लिए पर्दा हटाने का वक्त होना चाहिए। आहनशाह इसे आंख विंक करते बोलते इसकी कमर में हाथ डालकर उसकी फ्रॉक की जिप खींच के नीचे करने लगा। जिप की चरचराहट की आवाज़ गुलाली के कानों दिल मानों में धड़कने लगी। इसने थूक निकलते हुए इसकी वाइट वेस्ट मुट्ठियों में भींची थी। आहनशाह ने इसकी फ्रॉक कंधों से मजीद नीचे खिसकाई तो इसके कंधे पर मौजूद छोटे छोटे मोतियों से लबरेज खूबसूरत सी स्ट्रिप देखकर शरारत से मुस्कुराकर गुलाली की तरफ देखने लगा। तुमने तो नीचे का सामान भी मेरा खरीदा गया पहना है। आई एम इम्प्रेस्ड। पहले बताती इतनी तैयारी में हो जाना तो तकरीब भाड़ में झोंक कर तुम्हें इसी वक्त अपनी बाहों में उठाकर ऊपर ले आता। आहनशाह की बेबाक बातों पर गुलाली को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। इसके चेहरे पर बिखरते कोस कज़ा के रंग देखता वो अपनी वेस्ट उतार कर दूर उछालते इसकी फ्रॉक के इसके तन से जुदा कर गया। लैम्प की रोशनी में वो इसे आसानी से देख सकता था। गुलाली शर्म से पागल होती इसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। अब राह फरार नामुमकिन है मेरी डकैत पठानी। वो इसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते मध्यम आवाज़ में बोलता इसके माथे पर फिर से अपने होंठ रख गया। गुलाली की ज़बान इस दौरान तालों से चिपकी हुई थी। आहनशाह इसके पूरे जिस्म पर इस्तहाक से हाथ फेरता उसे महसूस करने लगा। वो दीवानों की तरह इसे अपने हाथों से छूते ज़ोर से खुद में भींच रहा था। दोनों के जिस्म एक दूसरे के साथ टकराते गुलाली को शर्म से दोहरा होने पर मजबूर कर रहे थे। क्या तुम चीखों वाले प्रोसेस के लिए तैयार हो? वो अपनी मुस्कुराहट दबाता इसके कपकपाते होठों को अपनी उंगलियों में भर के पूछने लगा जिस पर वो जवाब देने के बजाय रूहान सी होती निगाहें झुका गई। आहनशाह इसकी दाएं कलाई पर मौजूद इन सोने की चूड़ियों पर अपने लब रख गया। आहनशाह इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा कर तकिए के साथ लगा था इसके चेहरे को लो देती निगाहों से दिखने लगा। गुलाली ने सहमते हुए आहनशाह की तरफ देखा। वो इसके करीब तो आ चुका था, अब इसे बर्दाश्त किस तरह से करना था ये बात गुलाली की समझ से बाहर थी। कोई तो इशारा दो। आहनशाह इसकी खुमार पर आवाज़ से लबरेज आवाज़ में गोया होता खुद को इस पर एडजस्ट कर रहा था। गुलाली मुंह से कुछ बोलने की बजाय शर्म से लाल होती इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई जब अगले ही पल आहनशाह जो खुद में उतरते महसूस करके इसके लबों से चीख
बुलंद हुई थी। आंचा झुक कर इसके होठों को अपनी दस्तरस में लेता, इसकी चीख रोकते इसकी शिद्दतों से इसमें समाने लगा। गुलाली की आंखों से आंसू टूटकर आरजू पर गिरे थे। आंचा इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां मजीद जोर से फंसाता, अपनी शिद्दतों में मजीद इजाफा करता। गुलाली के लबों को आज़ादी बख्शता इसकी सिसकियां सुनने लगा। आहन। गुलाली ने सिसकियों के दरमियान इसके नाम से पुकारते इल्तिजाई अंदाज में देखा था। क्यों इतने खूबसूरत अंदाज में मुझे पुकारती हो? क्या चाहती हो? हर वक्त तुम्हारे होठों से लिपटा रहूं? आंचा प्यार से बोलता इसके होठों पर फिर से चुमते गुलाली को अपनी शिद्दतों से निठाल करने लगा। इन दोनों की सांसें धुनकी की मानी रक्स कर रही थी। गुलाली ने इसकी शिद्दतों की ताब ना लाते अपने हाथ आज़ाद करवाने चाहे थे, लेकिन वो इन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता, एक दफ़ा फिर से अपनी पूरी कुव्वत से इसकी गहराइयों में उतरता, उसे अपने होठों में सिसकने पर मजबूर कर रहा था। गुलाली उसके नीचे मचलती हुई अपनी टांगों को मूव करना चाह रही थी, लेकिन वो हर तरह से इस पर काबू पाए हुए था। मैंने बोला था, अब फरार की राहें मुमकिन नहीं जाना। इतनी देर बाद तुम्हारी करीब आया हूँ, चाह कर भी अपनी जज्बात पर बेड़ियां नहीं डाल पा रहा। नाराज मत होना। आंचा इसके लब आज़ाद करते शिद्दत पसंदी से बोलता, इस पर टूट कर बरसने लगा। गुलाली की आहियाँ उस इसके पूरे कमरे में गूंज रही थी। आंचा इसकी कलाइयाँ आज़ाद करता इसकी धड़कनों को अपने हाथ की मुट्ठियों में भरते मजीद शिद्दत पसंद हुआ। गुलाली की सांसों को ज़ेरे बम देखते वो झुककर इसके दिल के मुकाम पर अपने लबों से शिद्दतें ढाने लगा। गुलाली की सिसकियों में इजाफा हो रहा था। वो हर तरह से इस पर काबू हो पा चुका था। गुलाली का नाजुक वजूद इसके नीचे दब चुका था। वो सिसकती हुई इसके सीने के बालों में अपनी उंगलियां उलझा गई। आंचा करवट बदल कर इसे खुद के ऊपर करता, दीवानों की तरह इसे खुद में भींच कर इसके बदन के हर हिस्से पर अपने होंठ रखते उसे मजीद खुद में समोता जा रहा था। इसकी जानलेवा शिद्दतें बर्दाश्त करते गुलाली का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह इसकी गर्दन के गिर्द हाथ डालकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। आंचा बार बार करवट बदलते इस पर हर पिछले मिनट से ज़्यादा जुनूनी साबित हो रहा था। गुलाली में इस वक्त सिसकने के अलावा कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आंचा इसके ऊपर आता, इसकी धड़कनों को सुर्ख करते इसके पेट पर झुकाता, इसके नाफ के गिर्द अपनी जबान फेरते वो जगह जगह अपने होठ रखने लगा। इसके हाथ इसके पेट से होते थाइस तक आते इसके बदन की हर गहराई को महसूस कर रहे थे। शांसाई इसके हाथों की बेबाकियों पर तसाद इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती बदमुई होते हुए इसे पुकार रही थी। आंचा की जानलेवा शिद्दतों से आज बेड भी पनाह मांग रहा था। दोनों का वजूद इस वक्त पसीने से भीग चुका था। वो दोनों अब बिना कुछ बोले एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आंचा उसे कुछ देर के लिए अपनी शिद्दतों से रिहाई देता, इससे अलग होते बैकग्राउंड के साथ टेक लगा कर बैठता, इसका खूबसूरत चेहरा दीवानों की तरह चुमने लगा। गुलाली ने राह फरार देखते बेड से उठकर भागना चाहा। जब वह हंसता हुआ इसे कोहनी से पकड़कर अपने ऊपर गिरा था, इससे अपनी लेफ्ट साइड में एडजस्ट करते आहिस्ता आहिस्ता इसमें सरसरायत करने लगा। गुलाली इसके सीने में मुक्के जड़ती थूक निगलते हुए उसे सह रही थी। इसकी चूड़ियों की छनकार ने आंचा को मजीद बेखुद किया था। काफ़ी देर तक वो इस पर अपनी तूफ़ानी शिद्दत निछावर करता इसे औंधे मुँह गिरा गया। इसकी कमर पर झुककर जगह जगह अपने दांतों के निशान बनाता वो गुलाली का दिल सूखे पत्ते की मानी नजर रहा था। वो तो इसके आगे एक चोटी दिखती थी जिसे वो किसी भी वक्त अपनी ताकत से उलट पुलट कर रख देता था। गुलाली की आंखें नींद से बंद हो रही थी, लेकिन आंचा का अभी इसे मोहलत देने का कोई मूड नजर नहीं आ रहा था। इसकी पूरी बैग को अपनी शिद्दतों के निशानात से दागदार करते, इसकी टांगों को अपनी टांगों के गिर्द रैप करते इसे एक दफ़ा फिर से खुद में मुकम्मल तौर पर भींचता अपनी सीने में समेटने लगा। ऐसे क्या देखते जा रहे हो? महराल शाह उसकी आंखों के आगे हाथ रखती हंसते हुए बिल आखिर बोल उठी। वो कब से इसकी पर तपिश निगाहें खुद पर महसूस करती उसकी बाहों में खड़ी थी। रात के 12:30 हो रहे थे जब वह हाजिर खान अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहता बैक साइड वाले कमरे से निकलते हवेली के अंदरूनी साइड की तरफ बढ़ा था ताकि अपनी मनुका का दीदार कर सके। इसे इससे मुलाकात करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो लाउंज से होती अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब हाजिर खान ने उसे अपने बाजों में कैद कर दी उसके कमरे के दरवाजे के साथ लगाया। वो कब से मुंह से एक भी लफ्ज़ निकाले बगैर सिर्फ इसे दीवानों की तरह देखा जा रहा था। सोच रहा हूँ तुम ईस्टर्न ड्रेस में ज़्यादा प्यारी लगती हो, रुखसती पर तो तबाही मचाओगी। वो इसकी हाथ अपनी आंखों से हटाकर
नरमी से अपने होठों से लगाता गंभीर आवाज में बोलते। इसके मजीद नज़दीक हुआ। इस वक्त तकरीबन सब बड़े कमरों में बंद थे। काजिम शाह, आन शाह और जोरी शाह बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गए थे। अज़म शाह के अलावा अब हवेली की बैक साइड वाले रूम में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि सबके दोस्त हाजिक खान की शादी पर शगल लगाने का वादा करके जल्दी रवाना हो चुके थे। सिर्फ अज़म शाह के दोस्त थे जो अभी तक यहीं पर मौजूद इसकी बेबाक गाने सुन रहे थे। तुम्हारे दिल के तार हिलाऊंगी, और याद है ना, कल से हमने अपनी शादी की शॉपिंग भी शुरू करनी है। वह इसकी सफ़ेद कमीज का कॉलर से जकड़ कर इसे खुद पर चिपकाती दिल फरेब अंदाज में गोया हुई। छोड़ो शॉपिंग को, हम कल ही अपनी रुखसती कर लेते हैं। मेरे दोस्त मेरी शादी का खाना खाने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो झुककर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाता मासूमियत से बोला। मेहराल शाह ने निचला लब दांतों तले दबाते अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। हटो, कोई आ जाएगा। मेहराल शाह उसके कंधे पर हाथ मारती उसे होश दिलाने लगी, जिसकी धड़कनों पर अपने हाथ का दबाव डालता इसकी गर्दन नरमी से चुम रहा था। सब शादीशुदा है। बीवी के पास होते हुए रात के इस वक्त कमरे से निकलने की गलती कौन काफिर करेगा? जिसे मैंने अभी तक सिंगल रखा हुआ है वो अपने दोस्तों के साथ राग लाप रहा है, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। वह नोज इसकी गर्दन पर झुके गंभीर आवाज में बोलता उसकी शहर रग पर अपनी दांत गाड़ने लगा। घर जमाई बनने का भी अलग मजा है। रोज मनुका से मुलाकात नसीब हो रही थी। कल वो वापस मेंशन रवाना होने वाला था, क्योंकि मैडम की दी गई शर्त खत्म होने वाली थी। क्या हो जाएगा जो तुम इसकी रुखसती की रजामंदी देकर हमारे साथ ही फाइनल कर दो? जानते भी हो वो अपनी जी बेबी को लेकर कितना पागल है, इसीलिए इसे इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ है। मेहराल शाह ने छोटे शाह की साइड ली थी, जिस पर हाजिक खान ने इसका हाथ इसकी धड़कनों को अच्छे से महसूस करने के बाद नीचे की तरफ सरकाना शुरू कर चुका था। साइड गर्दन पर हुआ दांतों का दबाव मजीद बढ़ाते हुए लव बाइट बनाई गई थी। इसकी बेशर्मी से कौन कौन वाकिफ नहीं है। तुम चाहती हो मैं इतनी जल्दी अपनी मासूम बहन इस बेशर्म इंसान के हवाले कर दूं, ताकि वो इसका ध्यान पढ़ाई से हटाकर खुद में लगा दे? इतनी जल्दी भी क्या है? जब हमारे बच्चे 5-6 साल के हो जाएंगे तब इसकी रुखसती का भी सोच लेंगे। हाजिक खान इसकी गर्दन से चेहरा उठाकर रिलैक्स अंदाज में कंधे उचका के बोला, और रियली? और तुम्हें क्या लगता है वो इतने साल इंतजार करेगा? हम सब इसकी बेशर्मी के साथ साथ एक और बात से भी वाकिफ हैं कि वो अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। इसे जितना सताओगे वो बदले में तुम्हें 2 गुना सताएगा, इसीलिए इसे इतना ही सताओ जितना वो बदले में तुम बर्दाश्त कर सको। मेहराल शाह ने उसे आईना दिखाते उसका कॉलर दुरुस्त किया था। ज़्यादा शौक हो रहा है अपने भाई की साइड लेने का? वो इसकी गर्दन पर बनाई गई अपनी लव बाइट पर अंगूठा सलाता आबरू उठाकर पूछने लगा। मेहराल शाह ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाते अपनी हंसी दबाई थी। इसके अज़म शाह की साइड लेने पर वो हमेशा मुंह फुला लिया करता था। अस्तगफार अस्तगफार, अपनी हवेली में खुलेआम ऐसे मनाजिर देखने से पहले मैं ना बीना क्यों ना हो गया। हाजिक खान, जो मेहराल शाह के इस बात में सर हिलाने पर दांत पीसता इसके होठों पर झुकने वाला था, पीछे से अज़म शाह की आवाज़ सुनता तेजी से मेहराल शाह से अपना चेहरा इसे दूर करता रुख मोड़ कर उस शैतान की तरफ दिखने लगा, जो कानों को हाथ लगाते हुए तौबा अस्तगफार कर रहा था। अगर वो चाहता तो खामोशी से सीढ़ियां भी चढ़ सकता था, लेकिन नहीं, वह अज़मी शाह क्या जो हाजिक खान को सुकून से जी लेने दे। चंद दिन में रुखसती है, इतना सा इंतजार नहीं हो रहा आपसे? यहाँ लॉन्ज में मेरी आपी का रास्ता रोक कर खड़े आप मेरी गैरत ललकार रहे हैं। अज़म शाह का अंदाज ड्रामेटिक था। वह बिल्कुल अभी यहाँ आया था। इन्हें इतने नज़दीक देखकर चेहरा सुर्ख हुआ था, लेकिन अंदर लापरवाह अंदाज, ओहो अंदर बोल रही हूँ मैं भी, अंदाज लापरवाह जान बूझ कर रखा हुआ था। मेहराल शाह ने हाजिक खान का हाथ अपने पेट से हटाते इसके पेट में ना महसूस अंदाज में मुक्का जड़ते इसे खुद से दूर किया, जो अज़म शाह के आने के बाद भी फासला बनाने के बजाय यूं ही खड़ा था। अज़म शाह की यूं अचानक आमद ने मेहराल शाह का चेहरा सुर्ख किया था। वो इन दोनों की तरफ देखे बगैर जल्दी से अपने कमरे में बंद हुई थी। मेहराल शाह के कमरे का दरवाज़ा बंद होते देखकर हाजिक खान ने शदीद गुस्से से अज़म शाह की तरफ देखा, जो इनका अच्छा खासा रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर चुका था। अभी तो इसने अपनी मनुका को ठीक से महसूस भी नहीं किया था। चलो शुक्र है मैंने तुम्हारी गैरत तो जगाई ना, वरना अभी बाहर कुछ देर पहले तुम मुझे बेगैरत ही लगे थे। हाजिक खान बिगड़े मूड के साथ बोलता लॉन्च के सोफे की तरफ बढ़ गया। अच्छा, क्या बेगैरती की है मैंने? कहीं खुदा न खास्ता आपने मुझे बाहर न्यूड तो नहीं देख लिया?
अर्ज़म शाह अपनी हंसी दबाकर इसे बेबाकी से सवाल करता। इसी के पीछे सोफे की तरफ बढ़ गया। वो जान गया था वो इसकी बेबाक बातों और आइटम सॉन्ग पर चोट कर रहा होगा जो इसने तमाम दोस्तों के सामने बैठकर गुनगुनाए थे। वो तब से इस पर तपा हुआ था क्योंकि इस इंसान ने एक बंदे के जज्बात जगाए थे। इसीलिए तो सब जल्दी से अपने घरों को बीवियों के पास भागे थे। शट अप। हाजी खान इसके जवाब पर सुर्ख चेहरा लिए इसे जोर से कशन मार गया जो इसके सीने से लगता जमीन पर गिरा। इसके सुर्ख होते गाल देखकर अर्ज़म शाह का कहका बुलंद हुआ। वो अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालता इसी के सोफे पर बैठ गया। साथ सिगरेट जलाकर होठों में दबाए वो हाजी खान के तपे हुए चेहरे को देखने लगा। सरेआम रोमांस सिर्फ सैयद अर्ज़म शाह कर सकता है। यह आप जैसे मासूम लोगों की बस की बात नहीं। अर्ज़म शाह उसे मजीद चिढ़ाने के लिए इतराते हुए कशन उठाकर इसकी गोद में रखता इस पर रख कर सो गया, बिल्कुल कल की तरह। दूर हट। हाजी खान गर्राता वैसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो भी इसी तरह से बोलती है लेकिन इसके लहजे में तमीज़ होती है। दूर हटे, कोई आ जाएगा। अर्ज़म शाह कहका लगाकर जो मायने अंदाज में जवाब देता। आखिर में जायशा खान जैसी बारीक आवाज़ निकालता। हाजी खान को मजीद सुर कर गया। हाजी खान ने इसके जबड़े पर मुक्का जड़ने के लिए हाथ उठाया था जब अर्ज़म शाह सिगरेट का गहरा कश भर के धुआं ऊपर को इसके चेहरे की तरफ उठाता। इसकी आंखों का मंजर धुंधलाते जल्दी से खुद का बचाव करता इसकी गोद से निकला था। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो अर्ज़म शाह। हाजी खान ने गुस्से से सेंट्रल टेबल से छोटा सा डेकोरेशन पीस उठाते इसकी तरफ फेंका लेकिन अर्ज़म शाह तेजी से अपना बचाव करता गला खनखारने लगा। डेकोरेशन पीस नीचे जमीन पर गिर कर चकनाचूर हो गया। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा कर। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। अर्ज़म शाह से घुरियों की परवाह किए बगैर इसकी तरफ झुककर गुनगुनाता हुआ इसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। हाजी खान खांसते हुए इसके घुटने पर टांग मारने वाला था जब वो इसका ये वार भी ज़ाय करता। इसका सुर्ख गाल जोर से खींचता हंसी दबाते हुए यूं ही गुनगुनाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हाजी खान के नाक में दम करना इसका फेवरेट काम था और वो काम वो पूरे हक से करता था। हाजी खान ने खांसते हुए इसे पिश्तों में अच्छी खासी गालियां निकाली थी जो इसे तंग करने के बाद रिलैक्स अंदाज में कंधे उचकाता ऊपर अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया था। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नॉवल में लॉन्ग देने वाली थी लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देखकर मैं सोची चलो जितना मैंने पढ़ी हूँ उतना ही मैं अभी फ़िलहाल अपलोड कर देती हूँ क्योंकि वैसे भी मेरे पास वक्त भी नहीं था तो भी मैंने सोची चलो मैं अपलोड कर देती हूँ। ऐसा देखा जाए तो मैंने कहा था मैं एक दिन छोड़ कर दूँगी लेकिन आप लोगों की कमेंट्स देखकर मैं सोची चलो दे ही देती हूँ एपिसोड। सो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।